अध्याय 181 भोज। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। मी एनएसए के मुख्यालय में अधिकारियों के एक समूह के बीच से आश्चर्य में एक आवाज उठी। यदि यह वास्तव में एक और व्यक्ति था तो इसका मतलब होगा कि हुआ नेशन में बाई लिंग के अलावा एक और कंप्यूटर प्रतिभा थी। मी बाइलिंग रहस्यमय मी के बारे में जिज्ञासा से जल रहा था, जिसने शत्रुतापूर्ण विदेशी ताकतों द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर साइबर हमलों को पीछे हटा दिया था। उसने टाइप किया और पूछा, आपका असली नाम क्या है? जियाओ लो मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या बाइलिंग तुम्हारा असली नाम है? उन्होंने कुछ और नहीं कहा और बाइलिंग को जवाब देने के बाद अपने ब्राउजर से लॉग आउट किया। तुम पागल हो? आपकी इस तरह हमारी बातचीत से हटने की हिम्मत कैसे हुई? निर्धारित बाइलिंग ने तुरंत कई और कोड ओ में कुंजी की, जो मी के आईपी पते का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक फायरवॉल तुरंत दिखाई दिया और उसकी पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। यह वही फायरवॉल है जिसका उपयोग राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे पर बड़े पैमाने पर साइबर हमलों को विफल करने के लिए किया गया था। उसे अपने सुरक्षा उपायों के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के लिए कोई बैकडोर नहीं मिला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फायरवॉल को बाईपास नहीं कर सकता। अपने होठों को पोंछते हुए बाइलिंग फायरवॉल के चारों ओर जाने की कोशिश करती रही जब उसे एहसास हुआ कि एनएसए के लोग उसकी गतिविधियों पर जासूसी कर रहे थे। उसने विस्मय में शब्दों की एक पंक्ति टाइप की, आप क्या देख रहे हैं? ध्यान रखें कि मैं आपके सभी कंप्यूटरों को वायरस से संक्रमित नहीं करता हूं। फिर उसने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मिटा दिया और तुरंत ऑफलाइन हो गई। एनएसए में अधिकारियों का समूह उसकी हरकतों से खुश था। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी, चश्मा पहने और एक व्यावसायिक सूट पहने हुए, पहले बोला, यह स्पष्ट रूप से एक छोटी लड़की का स्वभाव है। मैं शर्त लगाता हूँ, बाइलिंग 24 साल से अधिक उम्र का नहीं हो सकता है। सर, हम पहले से ही यह जानते हैं। 2 साल की जांच के बाद हमारे एजेंटों के निष्कर्षों ने निर्धारित किया है कि बाइलिंग वर्तमान में हुआए विश्वविद्यालय में एक छात्र है। उसका असली नाम बाइलिंग है और वह केवल 21 साल की है। मेरा मानना है कि जिन 2 एजेंटों को हमने बाहर भेजा है, उन्हें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वह इस लड़ाई में शामिल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बोलने वाला व्यक्ति उन 6 लोगों में से एक था जो उस दिन कमरे में मौजूद थे। अन्य लोग व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हैं और खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाते हैं कि प्रमुख कितना निर्लज्ज था। उन्होंने केवल उसकी उम्र के बारे में बयान दिया जब उनके एजेंटों को पहले से ही पता था कि बाइलिंग एक कॉलेज की लड़की थी। क्या वह यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था? ईआरआरएम प्रमुख ने सभी को चर्चा के विषय पर वापस आने के लिए प्रेरित किया और अधिक गंभीर अभिव्यक्ति ग्रहण करते हुए कहा, बाइलिंग की क्षमता हम सभी को लंबे समय से पता है। वह निश्चित रूप से एक कंप्यूटर जीनियस है और हमारे हुआ राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। अब मी एक नई खोज है और बाइलिंग की तुलना में और भी अधिक कुशल प्रतीत होता है। ये दोनों हमारे लिए अमूल्य संपत्ति हैं। हमें इन 2 प्रतिभाओं का पता लगाना चाहिए। उनके साथ वे विदेशी आक्रमणकारी फिर कभी हमारे बचाव का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है कि बाइलिंग मी में बहुत दिलचस्पी रखता है। अगर हम पुष्टि कर सकते हैं कि हुआए विश्वविद्यालय से बाइलिंग है, तो मुझे लगता है कि हम संभवतः उसके माध्यम से मी को ढूंढ सकते हैं। वह एकमात्र है जो मी को खोजने में सक्षम है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में वह केवल एक धारणा बना रहा था। फिर भी किसी ने भी उसकी राय पर विवाद नहीं किया, क्योंकि वे मेव का पता लगाने की स्थिति में नहीं होंगे, यहाँ तक कि बाइलिंग भी ऐसा नहीं कर सकता था। शियाओ लुओ ने एनएसए का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद नहीं की थी। वह कुछ विसंगतियों का पता लगाने के बाद ही शामिल हुए जब उन्होंने सरकारी वेबसाइट पर एक आवेदन पत्र जमा किया। लेकिन अंत में वह इंटरनेट की लड़ाई में शामिल हो गए और विदेशी एजेंटों द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर साइबर हमले को आसानी से हरा दिया। अन्यथा वह कभी शामिल नहीं होते। आखिरकार वह ईमानदारी से सुर्खियों में नहीं रहना चाहता था। उस दोपहर गुआंगमिंग जिले में पुलिस सबस्टेशन की स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने साक्षात्कारकर्ताओं के सामने बैठने से पहले कुछ घंटों तक इंतजार किया।
एक घिसापिटा लेकिन कभी लोकप्रिय सवाल पूछा गया, आप एक पुलिसकर्मी क्यों बनना चाहते हैं? सहायक पुलिस रिजर्व को पुलिस अधिकारियों के रूप में भी संबोधित किया गया था। हालांकि उनकी प्राथमिक भूमिका नियमित पुलिस बल को सहायता प्रदान करना था और वे वास्तविक पुलिस अधिकारियों की कमान और पर्यवेक्षण में रहेंगे, अपराध का मुकाबला करने और न्याय की रक्षा करने के लिए। जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं मानता था, लेकिन पुलिस बल में शामिल होने की उनकी योजना को देखते हुए ये बयान आवश्यक थे। जैसा कि जियाओ लो को उम्मीद थी, दो पुलिसकर्मी जो उनका साक्षात्कार कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया, फिर उनके फॉर्म पर एक चेकमार्क बनाया। साक्षात्कार के बाद उम्मीदवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए एक राजनीतिक मूल्यांकन किया जाएगा और जांच की जाएगी कि क्या व्यक्ति ने अतीत में किसी असामाजिक विघटनकारी गतिविधियों में भाग लिया था। शियाओ लो को इस राजनीतिक मूल्यांकन को पास करने के बाद सहायक पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कम से कम 5 दिन लगेंगे और फिर अंतिम शारीरिक परीक्षण का पालन किया जाएगा। क्या पुलिस की वर्दी पहनने के बाद ड्रैगन गैंग जैसे अवैध समूहों पर कार्रवाई करना उनके लिए न्याय का एक रूप नहीं होगा? मेपल लीफ होटल, रात में। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब जियाओ लो पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। वह चू युनशियोंग की दयालुता और अच्छे इरादों को अस्वीकार नहीं कर सका। इसके अलावा उनके पास यह पुष्टि करने से पहले 5 और दिन थे कि उन्हें सहायक पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया गया है या नहीं। इस समय के दौरान ड्रैगन गैंग के साथ संघर्ष विराम का आह्वान करना बहुत बुरा विचार नहीं था। आपका स्वागत है। स्कारलेट क्यूपाओ पहने हुए कई आश्चर्यजनक महिलाएं होटल की लॉबी में आने वाले मेहमानों की प्रतीक्षा कर रही थी। वे आकर्षण और अनुग्रह की एक तस्वीर थे। उनके हाव भाव, मुद्रा और यहाँ तक कि वे कैसे चलते थे, अति सुंदर थे और पॉश इंटीरियर के साथ होटल को अधिक परिष्कृत और उत्तम दर्जे का माहौल प्रदान करते थे। क्या आप श्री जियाओ लो हैं? जियाओ लो के अंदर जाने और चारों ओर देखने के कुछ ही समय बाद एक पतली महिला ने एक गर्म मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, जैसे कि वह उससे उम्मीद कर रही थी। जियाओ लो ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं हूँ। श्री चू आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरा अनुसरण करें। पतली औरत ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसे आगे बढ़ाया। जियाओ लो ने लिफ्ट ली और तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहां पतली महिला उसे एक विंगरूम के सामने ले आई। उसने दरवाजा खोला, जियाओ लो को थोड़ा झुकाया, फिर पीछे मुड़ा और लॉबी में वापस आ गया। यहाँ लो आता है। बैठो। चू युनशियोंग आराम से बैठे थे, बातचीत कर रहे थे और चाय पी रहे थे। वह एक विनम्र आदमी लग रहा था। वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन गैंग का प्रमुख लांग संकुई था। लेंग जो और लेंग यू चू युनशियोंग के दोनों ओर सम्मानपूर्वक खड़े थे, जबकि दा युआन और लेंग बाओ ने लोंग संकुई के ठीक पीछे खुद को तैनात किया। काले और सफेद दोनों खेमे अलग अलग थे, फिर भी सद्भाव में चाय पी रहे थे। यह काफी दुर्लभ दृश्य था। हेलो श्री चू। जियाओ लो ने चू युनशियोंग का अभिवादन किया, अंदर चले गए और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। लोंग संकुई ने जियाओ लो पर अपनी गोलमटोल उंगली की ओर इशारा किया और चू युनशियोंग की ओर देखते हुए कहा, श्री चू, यह वह बदमाश है जिसे आप संरक्षित करना चाहते हैं। क्या ऐसे मासूम लड़के में इतनी हिम्मत और क्षमता होगी कि वह मेरे 53 लोगों के हाथ काट दे? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। लोंग संकुई के पीछे खड़े दा युआन ने शियाओ लो को क्रूर, शातिर आंखों से देखा। वह अचानक एक क्रूर जानवर की तरह बाहर निकल आया, बिना किसी चेतावनी के हमला किया। दा युआन अविश्वसनीय गति और निपुणता के साथ आगे बढ़े, सुंदर, अभी तक भ्रामक आंदोलनों के साथ अपने हमले में बह गए। जैसे ही उन्होंने शियाओ लो के बचाव को खोला, उनका अत्यधिक लचीला शरीर एक अलौकिक चाप में झुक गया और घातक बल के साथ जियाओ लो के चेहरे की ओर एक तेज किक दी। शियाओ लो ने अपनी आंखें अपने प्रतिद्वंद्वी पर रखी और जल्दी से अपने शरीर को अपने दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया। पीछे झुककर उसने अपना हाथ मारा और दा युआन के टखने पर मारा। प्रतीत होता है कि हल्के नल ने एक मर्मज्ञ बल को स्थानांतरित कर दिया और दा युआन को संतुलन खो दिया। शियाओ लो ने तुरंत अपने बाएं पैर पर पैर रखा
फिर लोहे के चाबुक की तरह अपनी बाह पर दा युआन पर प्रहार करते हुए अपना दाहिना पैर काट लिया। कई कदम पीछे हटते हुए दा युआन ने खुद को दीवार के खिलाफ स्थिर किया। त्वरित आदान प्रदान ने लकड़ी के फर्श पर कई निशान छोड़ दिए। यह उस आंतरिक शक्ति का प्रमाण है जिसे दोनों विरोधियों ने बुलाया था। श्री लोंग, कृपया अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करें। मैं फर्श को खूनी नहीं छोड़ना चाहता और श्री चू के शांत मूड को परेशान नहीं करना चाहता। शियाओ लो ने ठंडी आवाज में बात की। उनके शब्दों ने दा युआन को एक छिपी हुई चेतावनी दी और उन्हें दूर रखा। हाँ, आप वास्तव में अपना सामान जानते हैं। लांग संकुई ने अपना हाथ हिलाया और दा युआन को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने अपनी बाईं आस्तीन ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चू और मुझे इंतजार करा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आपको लगता है कि आप में मेरे सामने इतना अनियंत्रित और अभिमानी होने का कद है? तुम अभी भी अपनी माँ के टीटी को चूस रहे थे जब मैंने अपना जीवन यापन करना शुरू किया। अध्याय 182, अच्छी शराब। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। शियाओ लो चुप रहे। उन्होंने चू युनशियोंग के सूक्ष्म हाव भाव और उनके सार्थक आंख मारने के संकेत पर ध्यान दिया था ताकि वह अभी के लिए खुद को रोक सके। वह मेज की ओर चला गया, विनम्रता से मुस्कुराया और चू युनशियोंग के बगल में एक सीट ले ली। जैसे ही जियाओ लो बैठ गया, लोंग संकुई चू युनशियोंग की ओर मुड़ा। श्री चू, चलो शब्दों में कटौती न करें। मुझे पता है कि इस बदमाश ने एक बार आपकी प्यारी बेटी की रक्षा की थी। आपने उसकी ओर से हस्तक्षेप और मध्यस्थता की क्योंकि आप उस पर एहसान करते हैं। उन्होंने इसे हानिरहित प्रतीत होता है, वास्तव में खतरनाक तरीके से। अपनी बात कहने के बाद उन्होंने आगे कहा, लेकिन उन्होंने मेरे 53 शिष्यों के हाथ काट दिए और मेरे येलो स्काई कैसीनो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसे मैंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत से प्रबंधित किया। इस तरह के कर्ज को चंद शब्दों से माफ नहीं किया जा सकता। चू युनशियोंग ने अपना चाय का कप नीचे रखा और शांति से मुस्कुराया, कहा, तो मिस्टर लोंग को क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? लांग संकुई ने शियाओ लो पर गुस्से में एक नजर डाली और धमकी भरे स्वर में कहा, यह आसान है। उसने मेरे शिष्यों के हाथ काट दिए, इसलिए अब मैं उसका दाहिना हाथ काटना चाहता हूँ। उसने मेरे येलो स्काई कैसीनो को तोड़ दिया, इसलिए मुझे उसे अपने सभी नुकसान की भरपाई करने के लिए कहना होगा। बस इतना ही। अगर आप वास्तव में उसका हाथ काटना चाहते हैं, तो क्या मैं आज रात व्यर्थ में भोज का आयोजन नहीं करता? चू युनशियोंग ने लोंग संकुई की आंखों में देखते हुए एक सार्डोनिक मुस्कान के साथ जवाब दिया। लांग संकुई थोड़ा पीछे हट गया, अभी भी चू युनशियोंग से सावधान था। यद्यपि चू युनशियोंग एक सौम्य, हानिरहित प्रकार लग सकता है, लेकिन उसके सुनहरे दिनों में एक क्रूर ऑपरेटर होने की प्रतिष्ठा थी। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उपयोग करेगा, और वह आज भी ऐसा करने वाला नहीं था। लोंग संकुई ने खुद को हर चीज से ऊपर माना और यहाँ जियांगचेंग में हर किसी को माना, लेकिन चू युनशियोंग को नहीं। चू युनशियोंग के रुख से व्यथित लोंग संकुई ने अब जियो लुओ पर अपना गुस्सा निकाला। तुम छोटे बदमाश हो, तुम वास्तव में एक बुरे बेटे हो। मैं अब तुम्हें मार दूंगा अगर मैं श्री चू की भावनाओं को उचित सम्मान नहीं दे रहा हूँ। जियांगचेंग में मैं आपको एक बग को मारने जितना आसान नष्ट कर सकता हूँ। लांग संकुई की अभिव्यक्ति अचानक गुस्से में बदल गई। उसने अपने सामने शराब की बोतल पकड़ी और उसे शियाओ लो के सिर पर पटक दिया। जियाओ लो ने तुरंत अपनी बाह को पैरी तक उठाया और बोतल नाटकीय रूप से असंख्य टुकड़ों में फट गई, जिससे इसकी सामग्री पूरे फर्श पर फैल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, तुम पागल हो। तुमने मेरे झटके को रोकने की हिम्मत कैसे की? लांग संकुई अपने क्रोध में डूब गया। जियाओ लो ने लोंग संकुई को सख्ती से देखा, उसके होंठ एक पतली छिपी मुस्कान में कसकर दबाए गए, लेकिन उसकी आंखें ठंडी रही। एक पल में उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी और उसने उसे लांग संकुई के सिर पर पटक दिया। लांग संकुई ने अभी भी अपनी उम्र के साथ अपनी सजगता को बरकरार रखा, जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। क्रैश! शराब की बोतल उसकी बाह पर टूट गई,
और उसके टुकड़े और बिखरती शराब दोनों लोंग संकुई के कपड़ों पर गिर गए। जियाओ लो ने हंसते हुए कहा, मिस्टर लॉन्ग, क्या एक बोतल पर्याप्त है? क्या आपको एक और की जरूरत है? वाह! लेंग जो और लेंग यू सदमे में रो रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह युवा लड़का वास्तव में निडर है। वह निश्चित रूप से जियांगचेंग में एकमात्र व्यक्ति है जो लांग संकुई के सिर पर शराब की बोतल फोड़ने की हिम्मत करेगा। तुम पागल हो, क्या तुम मरना चाहते हो? लेंग बाओ और दा युआन अपने क्षणिक सदमे से बाहर निकलते हुए चिल्लाए और भयंकर दिखने और अपने दांतों को पीसते हुए शियाओ लो पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लांग संकुई ने अपना हाथ हिलाया और अपने अंगरक्षकों को रोक दिया। उसकी आंखें जियाओ लो को लगातार घूर रही थी, लेकिन अपनी पलकें घबराहट से हिलने से नहीं रोक सकती थी। अचानक वह जोर से हंसने लगा और कहा, भाग्यशाली नौजवान, यह बेवकूफ वास्तव में बहुत कुछ है। वह जल्दी से चू युनशोंग को देखने के लिए मुड़ा और कहा, आप श्री चू को देखते हैं? क्या आपने इसे देखा? इस बदमाश में समझौतावादी रवैया बिल्कुल नहीं है। यह इस तथ्य के बारे में नहीं है कि वह मुझे चेहरा नहीं देता है, वह आपका सम्मान नहीं करता है। वह कह रहा था कि चू युनशोंग जियाओ लुओ की रक्षा करने के लिए तैयार था, फिर भी उसने एहसान की सराहना में उचित सम्मान नहीं दिखाया था। चू युनशोंग की दयालुता को इसके बजाय हल्के में लिया गया। लुओ, चू युनशियोंग ने धीरे से पुकारा, उसकी विज़न भौहें एक साथ बुनी हुई थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जियाओ लो शांति बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर लॉन्ग संकुई के साथ लड़ाई करने के लिए यहाँ आया था, जिसे केवल खुद जानता था। चू युनशियोंग ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वह अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। मिस्टर चू, मैंने आज रात यहाँ आकर सुलह के लिए आपके प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया है। श्री लोंग ने मेरे यहाँ आने के क्षण से स्पष्ट रूप से मेरे प्रति अपनी शत्रुता प्रदर्शित की, लेकिन अब ये विलेन अपने शिकार पर आरोप लगा रहा है। क्या वह नहीं है जो वास्तव में आपका सम्मान नहीं करता है? जियाओ लो ने कहा। क्या अजीब जीव है। अगर मैं मिस्टर चू का सम्मान नहीं करता तो मैं यहाँ क्यों रहूंगा? लांग संकुई मेज पर बैठ गया और गुस्से में दहाड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू युनशियोंग ने अवसर का लाभ उठाते हुए तुरंत स्पष्ट किया, चूंकि आप दोनों यहाँ शांति स्थापित करने के लिए आए हैं, तो आप कुछ अच्छा विश्वास क्यों नहीं दिखाते? श्री लांग, कृपया अपनी पिछली मांग को थोड़ा बदल दें। उनके कमांडिंग टोन ने किसी भी चर्चा के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। लांग संकुई को घिरा हुआ महसूस हुआ और उसके मुंह का कोना फिर से घबराहट से हिल गया। वह चू युनशियोंग को जियाओ लो को अपनी नाक के नीचे से बचाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही उसने अपने दिमाग में मामला घुमाया, उसे मेज पर मुताई की 2 बोतलें दिखाई दी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, ठीक है श्री चू, मैं तुम्हारे लिए यह एहसान करूंगा। वह अपना हाथ और पैसा रख सकता है जब तक कि वह अभी मुताई की इन 2 बोतलों को पी सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं हमारे बीच की सभी शिकायतों को हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। लांग संकुई के शब्दों को सुनने के बाद लेंग जो और लेंग यू पीला पड़ गए। मुताई 53% सबूत के शराब स्तर के साथ एक शक्तिशाली आत्मा थी। यहाँ तक कि आधी बोतल पीने से एक व्यक्ति को अस्पताल में डाल दिया जाएगा। शराब विषाक्तता को रोकने के लिए आंत को फ्लश करने की आवश्यकता होगी। जियाओ लो 2 पूरी बोतलों को कैसे खत्म कर पाएगा? यह शांति कैसे बना रहा था? वह स्पष्ट रूप से चाहता था कि जियाओ लो इसी रात मर जाए। एक चू युनशियोंग के चेहरे पर अंधेरा छा गया। उन्होंने कहा, मिस्टर लॉन्ग, क्या आपका अनुरोध नेक नियत से है? ठीक है। यह वास्तव में मेरा अच्छा विश्वास है। उसने मेरे लोगों को क्षतविक्षत कर दिया और मेरे कैसीनो को तोड़ दिया। मिस्टर चू, मुझे कहना होगा कि आप पक्षपाती हैं, यदि आप मेरे अनुरोध में निष्पक्षता भी नहीं देख सकते हैं। लोंग संकुई ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बिंदु को दबाते हुए कहा। उनके नाटक ने चू युनशियोंग को बैकफुट पर ला दिया था। माना जाता है कि चू युनशियोंग की तुलना में उसका कद थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन वह अभी भी एक माफिया प्रमुख था और जियांगचेंग के पूरे अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित करता था। उन्हें विश्वास था कि चू युनशियोंग उनके साथ युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा,
खासकर इस दुष्ट पर नहीं। आखिरकार वे अब युवा नहीं थे और विचार करने के लिए कई अन्य कारक है। श्री लॉन्ग के पास एक उत्कृष्ट बात है। यह मोताई की सिर्फ 2 बोतलें हैं। मैं उन्हें पी लूंगा। जियाओ लो ने खड़े होकर विधिवत रूप से मोताई की टोपियां खोली। अपना सिर वापस उठाते हुए उसने सीधे बोतल से बैज्यू को चूसना शुरू कर दिया। हाँ, बधाइयाँ। मेजबान ने ये जिन जिंग में महारत हासिल की है जो मेजबान खाते से 1 लाख अंक भुनाता है। डिजिटल आवाज जियाओ लो के सिर में गूंज रही थी। 100,000 अंक खर्च करने के बाद शेष राशि अब 2,000 से कुछ अधिक हो गई थी। जियाओ लो ने अपनी हड्डियों और आंतरिक मार्गों के माध्यम से एक गर्मी महसूस की क्योंकि क्यूई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण किया। एक बढ़ती हुई लहर आंतरिक बल के रूप में बह गई जिसने भस्म किए गए बैज्यू को अनुक्रमित किया, जिससे इसे अपने महत्वपूर्ण अंगों में अवशोषित होने से रोका गया। जियाओ लो को बैज्यू को निगलते हुए देखकर कमरे में हर कोई आश्चर्यचकित था। यह आदमी वास्तव में यह सब पीने के लिए पर्याप्त बोल्ड है? लांग संकुई एक स्तूप में था, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान बन गई। तो क्या वह चू युनशियोंग उसकी रक्षा कर रहा था? वह अभी भी युवा को यहाँ और अभी हिंसक मौत दे सकता है। कौन विश्वास कर सकता है कि जियाओ लो 2 बोतल मोताई बैज्यू पीने के बाद भी खड़ा होगा? अब वह अपने 2 बुर्गों के हमले को कैसे रोक सकता था? लेंग बाओ और दा युआन व्यंग्य करने से खुद को रोक नहीं सके। पता चला वह सिर्फ एक अभिमानी मूर्ख है। चू युनशियोंग स्थिर रहा और जियाओ लो के लिए चिंतित था, लेकिन उसके पास इसे रोकने का कोई बहाना नहीं था। जैसे ही मोताई की एक पूरी बोतल नीचे गिर गई, जियाओ लो ने अगले पर काम करना शुरू कर दिया। लांग संकुई ने देखा, आश्चर्यचकित था कि बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करने के बाद भी वह शक्तिशाली बैज्यू के सामने घुटने टेकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। क्या हो रहा था? जियाओ लो ने जल्दी से दूसरा भी समाप्त किया और खाली बोतल को मेज पर रखा, अपने मुंह के कोने से बैज्यू के निशान मिटा दिए और खुशी में एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छी शराब। अध्याय 183 डरावनी शक्ति। पूरा विंगरूम मृत सन्नाटे में था, कोई भी लगभग एक पिन ड्रॉप सुन सकता था। लोंग संकुई और चू युनशियोंग दोनों आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे जियो लो पर अविश्वास में देख रहे थे। अगर उन्होंने खुद इसे नहीं देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि एक आदमी लगातार 53% शराब की मात्रा के साथ मुताई बैज्यू की 2 बोतलें पी सकता है। शराब के नशे के अलावा उसका पेट सचमुच शराब के माध्यम से जल गया होगा, जिससे उसके लिए खड़ा रहना असंभव हो जाएगा। यह वास्तव में एक अच्छी शराब है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी स्वादिष्ट शराब का स्वाद नहीं चखा है। जियाओ लो ने लोंग संकुई को सार्थक रूप से देखा, उसकी कुटिल योजना से अवगत था। उनके शब्दों ने लोंग संकुई को खून थूकने की हद तक क्रोधित कर दिया था। अगर उसने अपने सामने 2 खाली बोतलों से शक्तिशाली पेय की तीव्र सुगंध का पता नहीं लगाया होता तो उसने सोचा होगा कि जियाओ लो के पास सिर्फ 2 बोतल पानी था। ओह, क्या नरक है! लांग संकुई नाराज था और मेज पर जोर से पटक दिया। शुरू में उन्होंने सोचा कि वह आसानी से शराब की 2 बोतलों के साथ जियाओ लो का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने आराम से उन्हें अपने गले में डाल दिया तो उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह लोंग संकुई के लिए उनके चेहरे पर एक बड़ा तमाचा था, खासकर जब जियाओ लो ने शराब की गुणवत्ता की प्रशंसा की। उसने महसूस किया कि उसके गाल जल रहे थे जैसे वे आग पर थे। तुम सड़े हुए हो। आप वास्तव में एक सनकी हैं। चू युनशियोंग धीरे से मुस्कुराया, बॉस लोंग, जियाओ लो ने मुताई की 2 बोतलें पी ली थी जैसा कि आपने पूछा था, तो क्या आपके और उसके बीच की नफरत को माना जाता है? उन्होंने लाइन खत्म नहीं की और उम्मीद की कि लोंग संकुई को उनका अर्थ मिल जाएगा। जरूर, मैं अपना वचन निभा रहा हूँ। इस सड़े हुए शोल के बीच की नाराजगी को खत्म कर दिया गया है। मेरा ड्रैगन गैंग कभी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। लांग संकुई ने स्वीकृति में अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर अचानक लेंग बाओ और दा युआन की ओर मुड़ गया और ठंडे स्वर में कहा, लेंग बाओ, दा युआन, आप दोनों को इस दिन से ड्रैगन गैंग से निष्कासित कर दिया गया है। ड्रैगन गैंग के साथ आपके हर संबंध को काट दें और यहाँ से आप जो कुछ भी करते हैं
उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्या आप यह सुनते हैं? उन शब्दों को सुनकर लेंग बाओ और दा युआन दोनों दंग रह गए। निष्कासित और ड्रैगन गैंग के साथ सभी संबंधों को तोड़ने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता था। हे प्रभु, हमने क्या गलत किया है? आपने हमें ड्रैगन गैंग से क्यों निकाला? दा युआन जोर से, गहराई से उत्तेजित हो गया। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि उसे ड्रैगन गैंग से निष्कासित कर दिया गया था। वह इतने सालों से वफादारी से गिरोह की सेवा कर रहा था, उसे अचानक कैसे निष्कासित कर दिया गया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दा युआन, चलो चलते हैं। लेंग बाओ ने दा युआन को बलपूर्वक बाहर खींच लिया क्योंकि वह अपना संयम खो रहा था। आप मुझे क्यों खींच रहे हैं? लॉर्ड लॉन्ग पागल हो गया है। उसने वास्तव में हमें ड्रैगन गैंग से निष्कासित कर दिया है और आप उससे सवाल नहीं कर रहे हैं। दा युआन लगातार गरजता रहा। लेंग बाओ ने अपने चश्मे को समायोजित किया, अपनी ठंडी, वाइपर जैसी आंखों से इसके फ्रेम को देखते हुए। क्या आप नहीं देखते हैं? लॉर्ड लॉन्ग जियाओ को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने पहले ही चू युनशियोंग को अपना वचन दे दिया था कि ड्रैगन गैंग जियाओ पर उंगली नहीं रखेगा। यदि आप अभी भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप वास्तव में एक बेवकूफ हैं। कमरे से बाहर निकलने के बाद से दा युआन का चेहरा गुस्से से दूषित हो गया है। लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद उसे अचानक लगा जैसे उसने बादलों को दूर कर दिया है और नीले आकाश को देखा है। ठंडी, कपटी मुस्कुराहट उसके चेहरे में अपनी सही जगह पर लौट आई क्योंकि उसने खुशी से टिप्पणी की, वह एक ऋषि है। लॉर्ड लोंग की चाल अथाह है। तो अब जब हम ड्रैगन गैंग का हिस्सा नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम उस जियाओ हाहा पर अपनी उंगलियां रख सकते हैं। लेंग बाओ ने सिर हिलाया और बस चुपचाप चुपचाप देखा। विंगरूम में चू युनशियोंग ने लांग संकुई को जोर से देखा और ठंडे से कहा, बॉस लोंग, यह आपके द्वारा एक उत्कृष्ट खेल है। लांग संकुई ने नकली मासूमियत में आह भरी, बॉस चू, आप वास्तव में मजाक कर रहे हैं, यहाँ नाटक जैसा कुछ भी नहीं है। उन ब्राट्स ने मेरे द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया था और उन्हें ड्रैगन गैंग से निष्कासित किया जाना चाहिए। यह ड्रैगन गैंग का मामला है, बॉस चू, आप हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं, है ना? जाने की मुद्रा में उनका स्वर गूढ़ था। उन्होंने कहा, ठीक है, चूंकि हम बात कर चुके हैं, इसलिए मुझे वहां से चले जाना चाहिए। हम फिर से मिलते हैं, बॉस चू। इसके साथ ही उसने अपने सामने चाय का कप निगलना समाप्त कर दिया और खड़ा हो गया। उसने अपने ड्रैगन के सिर वाली छड़ी को पकड़ा और जियाओ लो के बगल में थोड़ी देर के लिए रुक गया, उसे अपने कंधे पर थपथपाते हुए, तुम सड़े हुए हो, एक साफ आकाश से एक तूफान उठ सकता है और एक आदमी का भाग्य मौसम की तरह अनिश्चित रहता है। अपने आप की अच्छी देखभाल करो, हाहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वह जोर से हंसे और विंगरूम से बाहर चले गए। चू युनशियोंग ने चाय का आखिरी कप पीना समाप्त कर दिया और वास्तविक चिंता में पूछा, जियाओ लो, क्या आपको हैंगओवर के लिए कुछ दवा की आवश्यकता है? ओह, कोई जरूरत नहीं है। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया। सिस्टम के यिजिन जिंग द्वारा मजबूत मोताई की शक्ति को प्रभावी ढंग से अनुक्रमित किया गया और धीरे धीरे जारी किया गया, जिससे उनके महत्वपूर्ण अंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। लोंग संकुई ने केवल आज्ञा पालन करने का नाटक किया था। चू युनशियोंग ने चाय के कप को कसकर पकड़ लिया, इसे अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच निचोड़ दिया। अगर लांग संकुई ने अपने युवा दिनों में उसे मूर्ख बनाने की हिम्मत की होती तो वह विनाश को स्वीकार करने या सामना करने के लिए मजबूत सशस्त्र होता। हालांकि अब चीजें अलग थी। बहुत से लोग अपनी नौकरी के लिए उन पर भरोसा कर रहे थे। उनकी बेटी चू यू अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी और वह उसकी खातिर बाकी सब कुछ अनदेखा कर देगा। उसकी इच्छा उसे एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन देने की थी। जैसा कि वे कहते हैं, पुण्य एक स्पैन लंबा है और शैतान 10 है। लोंग संकुई असाधारण रूप से चालाक है, लेकिन आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं बॉस चू का बहुत आभारी हूँ। जियाओ लो अपनी निराशा को समझते हुए मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको यहाँ से अधिक सावधान रहना चाहिए। लेंग बाओ और दा युआन दोनों बेहद कुशल सेनानी हैं। जियाओ लो ने सिर हिलाया।
वैसे मैं आज एक और महत्वपूर्ण मामले के लिए यहाँ आया था। उसने बोलते हुए अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला, उसे चू युनशियोंग को दे दिया। यह है, उन्होंने कहा, मैंने आपसे जो पैसा लिया था उसमें सब कुछ अंदर है, जिसमें बैंक का ब्याज भी शामिल है। पासवर्ड 888888 है। जियाओ लो मुस्कुराया। पास खड़े लेंग जो और लेंग यू दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। समय सीमा 1 वर्ष में होनी चाहिए थी, लेकिन जियो लो ने 3 महीने से कम समय में 600 मिलियन का ऋण चुका दिया था। यद्यपि वे जानते थे कि लुओ की कार्यशाला का संचालन पूरे जोरों पर था और जियांगचेंग में बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, फिर भी वे आश्चर्यचकित थे कि वह इतने कम समय में अपने मालिक को इतनी बड़ी राशि वापस कर सकता है। जियाओ लो, मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने आपकी क्षमता को बहुत कम आंका है। चू युनशियोंग ने कहा। जियो लो को देखते हुए वह भी उतना ही स्तब्ध था। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूँ। शियाओ लो ने एक विनम्र मुस्कान के साथ प्रशंसा वापस कर दी। सच कहूँ तो लो की कार्यशाला के व्यावसायिक प्रदर्शन के अलावा अन्य कारक जिन्होंने उन्हें अपने ऋण को इतनी जल्दी निपटाने की अनुमति दी, वे थे फांग चांगलेई से क्षतिपूर्ति और 80 मिलियन जो उन्होंने येलो स्काई कैसीनो में जीते थे। शायद यह उम्र का अंतर था, लेकिन जब चू युनशियोंग के साथ संवाद करने की बात आई तो जियाओ लो ने सतर्क महसूस किया। उन्होंने हमेशा चू युनशियोंग से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी थी, या शायद यह उनका गर्व था जिसने उन्हें चू युनशियोंग जैसे बड़े शॉट के लिए एहसान नहीं करना चाहा। उन्हें नहीं लगा कि वह भविष्य में चू युनशियोंग के साथ अक्सर रास्ते पार करेंगे। मेपल लीफ होटल छोड़ने के बाद शियाओ लो झांग दाशान के सफेद कोरोला को घर की ओर ले गए। जिस यिजिन जिंग को उन्होंने अभी छुड़ाया था, वह उससे थोड़ा अलग महसूस कर रहा था जो उसने इसे समझा था। सिस्टम अधिसूचना के अनुसार यिजिन जिंग उसे सभी विषाक्त पदार्थों के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा देगा। इसकी आंतरिक शक्ति की उपस्थिति अनथीन थी और वह इसे एक बहती नदी की तरह महसूस कर सकता था। उसे केवल अपनी मुट्ठी को हल्के से जकड़ने की जरूरत थी, वह एक शक्तिशाली शक्ति को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था। अब मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ? अपना जवाब खोजने के लिए जियाओ लो ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ के दबाव को हल्के से बढ़ा दिया और एल्यूमीनियम निर्मित स्टीयरिंग व्हील तुरंत सिकुड़ गया और विकृत हो गया। उसकी 10 उंगलियां भीतर गहरी अटकी हुई थी। यहाँ तक कि मानसिक रूप से इसके लिए तैयार, वह अभी भी अपनी नई ताकत से आश्चर्यचकित था। उन्होंने शायद ही अपनी सारी शक्ति लागू की, लगभग 10 से 20%। फिर भी उन्होंने आसानी से स्टीयरिंग व्हील को केवल निचोड़कर विकृत कर दिया। चूंकि कार झांग दशान की थी, इसलिए ऐसी स्थिति में अपने स्टीयरिंग व्हील के साथ इसे वापस करना बहुत शर्मनाक होगा, इसलिए वह तुरंत क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलने के लिए एक कार कार्यशाला की तलाश में चला गया। अध्याय 184। मैं लेई फेंग हूँ। जब कार धीमी हो गई, जंक्शन पर पहुंची तो सब ठीक लग रहा था। फिर अप्रत्याशित रूप से और बिना किसी चेतावनी के एक विशाल ट्रक अपने दाईं ओर से तेजी से आगे बढ़ा। एक भयानक दुर्घटना में सफेद कोरोला जियाओ लो से टकरा गया। एक पहाड़ के वजन के बराबर बल के साथ दुर्घटना निश्चित रूप से घातक होगी। धमाका। एक गगनभेदी धमाके के बीच सफेद कोरोला पूरी तरह से टूट गया था। इसका मध्य भाग कार्डबोर्ड की तरह फट गया था। कांच के टुकड़े 1000 टुकड़ों में बिखर गए और दुर्घटना स्थल पर बिखरे हुए थे। कार को टक्कर के बिंदु से लगभग 40 मीटर की दूरी पर फेंक दिया गया था। आराम करने से पहले कई बार लुढ़क रहा था। जहां वाहन को फेंका गया था, वहां मलबे के साथ विनाश का एक रास्ता बिखरा हुआ था। खाली सड़क पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार उसके किनारे पड़ी हुई थी, जिसका हॉर्न शोक में लगातार विलाप कर रहा था, रात के शांत समय में छेद कर रहा था। ट्रक रुक गया और उसके दोनों दरवाजे खुल गए। 2 आदमी नीचे उतरे, उसमें से नीचे कूद गए। दा युआन, सुनहरे बालों वाला, और लेंग बाओ, चश्मा पहने हुए, सफेद कोरोला की ओर चले गए। तायुआन ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने हमवतन को देखा। वह बदमाश मर जाना चाहिए, है ना? हाँ, इससे बहुत दूर नहीं, भले ही वह न हो, लेंग बाओ ने अवचेतन रूप से अपने चश्मे को समायोजित करते हुए गंभीरता से कहा। ठीक है, कौन परवाह करता है?
मैं उस बदमाश को एक और छुरा घोंप दूंगा। दा युआन ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और जानबूझकर टूटे हुए कोरोला की ओर बढ़ गया। जैसे ही दा युआन पास आया, उखड़े हुए वाहन से एक जोरदार रिपोर्ट आई। जैसे ही इसका दाहिना सामने का दरवाजा खुल गया, एक जबरदस्त बल द्वारा जोर दिया गया। जियाओ लो उभरा, दोनों हाथों से खिड़की के फ्रेम को पकड़ा, बाहर चढ़ गया और सावधानी से जमीन पर कूद गया। टूटे हुए चश्मे से काटे गए कट से वह काफी खून बह रहा था और खून से लथपथ था। हाँ, वह अभी मरा नहीं है, दा युआन ने अपने चेहरे पर आश्चर्य की झलक के साथ कहा। लगभग तुरंत वह उत्साहित होकर हंसने लगा। यह बहुत अच्छा है, मैं अब अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स कर सकता हूँ। हे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूर से लेंग बाओ ने सहज रूप से कुछ गलत महसूस किया और चेतावनी दी, अपने दुश्मनों को कम मत समझो। आराम करो। वह बदमाश मुश्किल से खड़ा भी नहीं हो सकता था, उसे मारना केक का एक टुकड़ा होगा। दा युआन ने उन्मादी हंसी के साथ जवाब दिया। यह सच था कि जियाओ लो गंभीर रूप से घायल हो गया था और विरोध करने की स्थिति में नहीं होगा। ट्रक का प्रभाव विनाशकारी था और उस बिंदु पर उत्पन्न बल को वाहन में किसी को भी मारना चाहिए था। अगर उन्होंने सिस्टम से यिजिन जिंग कौशल को भुनाया नहीं होता तो वह तुरंत मर जाते। जैसा कि यह निकला, यिजिन यिंग ने समय के साथ अपनी आंतरिक शक्ति के साथ अपने दिल और वाहिकाओं को ढाल लिया था। जैसे ही वह वहां खड़ा डा युआन को देख रहा था, उसकी आंतरिक शक्ति तेजी से घूमने लगी। मारने का उसका इरादा एक विशाल ज्वार की तरह उठने लगा। एक जंगली जानवर की तरह उसने दा युआन को एक घातक दृष्टि दी, जैसा कि उसने शब्द से कहा, तुम मर्जी मर जाओ। एक उग्र क्रोध प्रकट हुआ था क्योंकि उसने खुद को अपनी पूरी ऊंचाई तक खींचा था। उसके दिमाग में केवल एक बात थी, मर गया ना। यहाँ तक कि आप जैसा कचरा भी ऐसा कहने की हिम्मत करता है। दा युआन ने अपने लिथ मस्कुलर फ्रेम को फ्लेक्स किया और एक आक्रामक रुख में प्रवेश किया। त्वरित मापा कदमों की एक श्रृंखला में वह अच्छी गति से जियाओ लो की ओर बढ़ा। कुछ दूरी तक पहुंचने से पहले वह अचानक आगे की ओर झुक गया। उसके खंजर ने फ्लैंक पर प्रहार करने के लिए हवा को काट दिया, इससे पहले कि उसने इसे वापस खींच लिया और ब्लेड की नुकीली नोक को एक तेज गति से अपने प्रतिद्वंद्वी के गले पर धकेल दिया। जैसे ही ब्लेड अपने इच्छित निशान को भेदने वाला था, एक हाथ कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। इसने मजबूत वाइस जैसी उंगलियों से अंगूठे के ऊपर उसके हाथ को जकड़ लिया। दा युआन के हड़ताली हाथ ने उसके बाईं ओर ऊपर की ओर धक्का दिया, अपने दाहिने हाथ को अपने चेहरे पर लाया और अपने ऊपरी शरीर को जवाबी हमले के लिए उजागर किया। जब यह आया तो झटका एक स्लेज हथौड़े की तरह मारा गया क्योंकि यह दा युआन की छाती में घुस गया। काबूम। घातक बल दा युआन के ढहते शरीर के माध्यम से कष्टदायी दर्द की लहरों में गूंज रहा था। एनजीजीएचएच। जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले दा युआन को अनियंत्रित रूप से हवा में उड़ते हुए वापस फेंक दिया गया था। उसने खून से लथपथ मुंह उगल दिया और जियाओ लो को जोर से देखा। लेकिन दा युआन कोई साधारण स्ट्रीट फाइटर नहीं थे और उन्होंने अपनी लड़ाई की क्षमता को बरकरार रखा। प्रशिक्षित मुक्केबाज के प्रदर्शनों की सूची में काफी चालें थी और उसका दिमाग पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए कदम उठा रहा था। उसने अपनी सांस धीमी कर दी और दर्द को रोक दिया। उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को स्थानांतरित कर दिया और खुद को एक घुटने पर लगातार उठाया। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसने खून का एक और मुंह थूक दिया और उसके बाद उसकी छाती से एक असहनीय दर्द निकल रहा था। उसने अपनी छाती पर नजर डाली, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने जो देखा उसे चौंक गया। कई पसलियां बाहर निकली हुई थी और उसकी छाती अंदर की ओर ढह गई थी। उसके खुले घाव से खून निकल रहा था जिससे उसकी कमीज लाल हो गई थी। खूनी गुहा से वह लगभग अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए देख सकता था। दा युआन भयभीत था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आंतरिक शक्ति की खेती की थी। एक ही मुक्के से उसके शरीर को कैसे तोड़ा जा सकता था? क्या यह भी संभव था? दा युआन, सावधान रहो, लेंग बाओ घबराहट में चिल्लाया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दायुआन ने अपना सिर उठाया, केवल समय पर जियाओ लो को अपने पैरों की गेंदों पर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, जो 10 मीटर से अधिक की दूरी पर आगे बढ़ रहा था। कुछ ही दूरी पर उतरते हुए उनका वजन उनके बाएं पैर में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उन्होंने ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए एक त्वरित स्किप को अंजाम दिया, एक फ्रंटल स्नैप किक पर उसी पैर को दायुआन की उजागर ठोड़ी में ऊपर की ओर बढ़ाया। तेज, हिंसक, दया के बिना। अम्फ। दायुआन लगभग महसूस कर सकता था कि बल उसके मस्तिष्क में टूट गया है, जिससे यह घोल में बदल गया है। उसके कान गूंज रहे थे और इससे पहले कि वह चीख पाता, वह होश खो बैठा। वह करीब 20 से 30 मीटर की दूरी पर जमीन से टकरा गया। उसके मुंह और नथुने से खून निकल रहा था। उसकी ठोड़ी चकनाचूर हो गई थी। जबरदस्त प्रभाव के कारण उसकी बाईं आंख की पुतली उसकी आंख के सॉकेट से बाहर लटक रही थी। उसके गाल के खिलाफ एक तरफ से दूसरी तरफ झुक रही थी क्योंकि वह अपनी तरफ लेटा हुआ था। वह अब इंसान नहीं दिखता था। आह! लिंग बाओ आतंक में रो रहा था क्योंकि वह दायुआन की खूनी गंदगी को देख रहा था। जिस क्षण से जियाओ लो शुरू हुआ, जब तक दायुआन को गिरा नहीं दिया गया, सब कुछ 10 से भी कम सांसों में हुआ। लिंग बाओ को उनकी मदद करने का मौका भी नहीं मिला। अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज स्पष्ट और ठंडी थी, भावना से रहित, पाताल की गहराई से आ रही थी। जियाओ लो के चेहरे से खून टपक रहा था और उसके कपड़े सभी फटे हुए थे, लेकिन उसने एक लड़ाई का इरादा दिखाया जो कभी इतना तीव्र था। लड़ने की उसकी जलती हुई उत्सुकता में उसकी आंखों में सुलगती आग की लपटें अंधेरी और भयावह दिखाई दी। लिंग बाओ डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने सामने सिर से पैर तक एक निर्दयी जानवर को देखा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे था दिया जा सके। अभी भी इतनी अपार शक्तियां हैं, जब उसे दुर्घटना में मर जाना चाहिए था। उसने युद्ध की पुकार का जवाब नहीं दिया। एक पल के विचार के बाद वह पीछे मुड़ा, दायुआन की लाश को उठाया और पीछे हटने के आह्वान के आगे झुकते हुए जल्दबाजी में घटनास्थल से चला गया। शियाओ लो ने लिंग बाओ स्कैमर को दूर देखा। जब वह दिखाई नहीं दे रहा था तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ढेर में जमीन पर गिर गया। यिजिन जिंग के साथ भी वह अभी भी 90 मील प्रति घंटे से अधिक की यात्रा कर रहे ट्रक से टकराने के बाद काफी घायल हो गया। उनके अंगों और रक्तवाहिकाओं को उनकी आंतरिक शक्ति द्वारा ढाल दिया गया था, लेकिन उनके बाहरी शरीर पर लगाए गए घाव गंभीर थे। उसके मांस में एम्बेडेड परजीवी जैसे कांच के टुकड़ों के टुकड़े स्ट्रीट लाइट के खिलाफ झिलमिला रहे थे। जियाओ लो को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह अस्पताल में था। वह हिलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके अंग संयमित है। यह उस क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर के चारों ओर पट्टियां लिपटी हुई थी। उसके चारों ओर लिपटी सफेद पट्टी उसे मम्मी की तरह लग रही थी। उस क्षण एक बड़े शरीर और गोलमटोल चेहरे वाला एक आदमी रवियोली के कटोरे के साथ अंदर चला गया। जब उसने देखा कि जियाओ लो जाग गया था, बीमार बिस्तर पर संघर्ष कर रहा था, और वह चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी रवियोली नीचे उतार दी और उसे शांत करने के लिए आगे बढ़ा। भाई, आपको हिलना नहीं चाहिए। आपने अपने शरीर से 100 से अधिक कांच के टुकड़े निकाले। डॉक्टर आपके घावों को भरने के लिए 24 घंटे घूमते थे। यदि आप चलते हैं तो वे आसानी से खुल जाएंगे और आपको फिर से पीड़ित होना पड़ेगा। तुम कौन हो? जियाओ लो ने पूछा। मैं? गोलमटोल चेहरे वाला आदमी चौंक गया। फिर वह मुस्कुराया। मैं लेई फेंग हूँ, याद है? मैंने तुम्हें सड़क के किनारे अचेत अवस्था में पड़ा देखा। किसी ने आपको बचाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने आपको अस्पताल ले जाने के लिए 120 नंबर पर फोन किया। मैंने पूरे दिन और रात तुम्हारी देखभाल भी की। अगर लेई फेंग नहीं होता तो मैं संभवतः कौन हो सकता था? अध्याय 185। क्या आप उसके पिता हैं? लेई फेंग? शियाओ लो ने आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। वह झांग दशान की तुलना में बहुत चालाक था। उनकी त्वचा पर उम्र बढ़ने के स्पष्ट संकेत थे, विशेष रूप से उनके माथे पर झुर्रियों की 3 विशिष्ट रेखाएं। उन्होंने व्यक्ति की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए
उसने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद बूढ़े भाई। उसे ओल्ड ब्रदर के रूप में संबोधित करना आम शिष्टाचार था, लेकिन जब उस आदमी ने उसे सुना तो उसे प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह गुस्से में उड़ गया और कहा, क्या बूढ़ा भाई? तुम बूढ़े भाई हो। आपका पूरा परिवार एक पुराना भाई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी उम्र क्या है? शियाओ लो उलझन में था। कुछ सोचने के बाद उसने जवाब दिया, 26। तुम 26 साल के हो? मैं सिर्फ 22 साल का हूँ। तुम 22 हो? जियाओ लो ने जानबूझकर आश्चर्य में अपनी आंखें खोलने से रोक दिया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह आदमी अपने 40वें दशक में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति के साथ अभी भी इतना युवा था। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? उस आदमी ने अपने पहचान पत्र के लिए गलती की और अंत में अपनी शर्ट की आंतरिक जेब से इसे बाहर निकालते हुए इसे जियाओ लो की आंखों के सामने रखा। आप खुद देखें, क्या मैं 22 हूँ? शियाओ लो को अपने पहचान पत्र पर अच्छी नजर मिली। वह वास्तव में 22 साल का था। उनके पास एक ऊबड़-खाबड़ नाम भी था, फिर भी डाउन टू अर्थ नाम, लियू टिगो। एक अब देखो, किसी को सिर्फ बूढ़ा भाई मत कहो। तुम मुझसे 4 साल बड़ी हो। मुझे आपको बूढ़ा भाई कहने वाला होना चाहिए। लियू टिगो ने अपनी आईडी को अपनी जेब में वापस रखते हुए अवमानना के स्वर के साथ कहा। जियाओ लो अनिश्चित था कि रोना है या हंसना है। जब उन्होंने लियू टिगो की अत्यधिक परिपक्व उपस्थिति को देखा तो उन्हें संदेह था कि क्या उनकी जन्मतिथि 20 साल आगे बदल दी गई थी जब उन्होंने अपनी आईडी के लिए आवेदन किया था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दरवाजे पर एक नर्स दिखाई दी, उसके साथ 2 पुलिस अधिकारी भी थे। नर्स ने पुलिस को बताया, बिस्तर पर जो व्यक्ति है वह कार का मालिक है जिसे कल रात कार दुर्घटना के बाद हमारे अस्पताल भेजा गया था। पुलिस ने सिर हिलाया, फिर बिस्तर की ओर कदम बढ़ाया। पुरुष अधिकारी ने जियाओ लो को सलाम किया। अच्छा दिन, सर। क्या आप कार के मालिक हैं? C0019 झांग दशान? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ, जियो लो ने ईमानदारी से जवाब दिया। दूसरी महिला पुलिसकर्मी ने जल्दबाजी में यह जानकारी रिकॉर्ड कर ली। पुरुष पुलिसकर्मी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जियाओ लो। क्या आपको अभी भी याद है कि कल क्या हुआ था? दोनों पुलिसकर्मियों ने लगातार 10 से अधिक सवाल पूछे। कल रात कार दुर्घटना स्थल निगरानी कैमरों के अंधे स्थान पर था। वे निगरानी फुटेज के माध्यम से पूरी घटना का निरीक्षण करने में असमर्थ थे, इसलिए वे केवल इसमें शामिल लोगों से पूछताछ कर सकते थे। इसके अलावा उनकी प्रारंभिक कटौती के आधार पर यह कार दुर्घटना उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। कल की घटना से जिस ट्रक ने अपना रास्ता खोला था उसे 1 साल पहले कबाड़ बताया गया था। किसी ने जानबूझकर इसे दुर्घटना में इस्तेमाल करने के लिए तय किया था। हमारे साथ सहयोग करने के लिए धन्यवाद। दोनों पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर शियाओ लो को सलाम किया। मेरे दोस्त, मैंने सुना है कि आपने कहा कि कल रात कार दुर्घटना पूर्व नियोजित थी। स्वर्ग के नाम पर क्या हो रहा है? लियू टिगो ने उत्सुकता से पूछा। यह कुछ भी नहीं है। इस पर विचार न करें। हम इसकी पूरी जांच करेंगे, पुरुष पुलिसकर्मी ने कहा। दूसरी महिला पुलिसकर्मी ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, आश्वस्त रहें। हम निश्चित रूप से गलत करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। क्या आप उसके पिता हैं? चाचा, आपका बेटा पहले से ही 20 साल से अधिक है, लेकिन आप अभी भी बहुत युवा दिखते हैं। आप वास्तव में धन्य हैं। एक महिला के रूप में जब आरामदायक शब्दों की बात आती है तो वह स्वाभाविक रूप से विपरीत लिंग से बेहतर थी। वह खुशी से मुस्कुरा रही थी और उसके आराम के शब्द उसके दिल की गहराई से थे। हालांकि लियू टिगो के लिए यह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था, यह स्पष्ट अपमान था। लियू टिगो एक बार फिर गुस्से में था। क्या धन्य? आप वह हैं जो धन्य है। आपका पूरा परिवार धन्य है। मेरा इतना बूढ़ा बेटा कब से हुआ? शायद आप मेरे लिए ये बना सकते हैं। जैसे ही उसने जारी रखा, उसने फिर से महिला पुलिसकर्मी को दिखाने के लिए अपनी आईडी निकाली। स्पष्ट रूप से देखो, मैं केवल 22 साल का हूँ,
यह मत सोचो कि आप बस अन्य लोगों को अंकल कह सकते हैं, क्योंकि आप एक पुलिस वाले हैं। आप एक व्यक्ति के रूप में मुझे अपमानित कर रहे हैं। आप जानते हैं, आईडी को देखने और लियू टिगो की जन्म तिथि पर स्पष्ट नजर डालने पर महिला पुलिसकर्मी वास्तव में शर्मिंदा हो गई। उसका चेहरा तुरंत लीवर लाल हो गया। उसने जल्दी से माफी मांगी, सॉरी मैंने गलत समझा। हम माफ। लियू टिगो ने गुस्से में अपना पहचान पत्र अपनी जेब में वापस कर दिया। जियाओ लुओ खुश था। उन्हें याद नहीं है कि आखिरी बार कब उन्हें किसी और का बेटा समझने की गलती हुई थी। उस क्षण पुरुष पुलिस ने पूछा, श्री लियू, श्री जियाओ के साथ आपका क्या संबंध है? हम पूरी तरह से असंबंधित हैं। मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ। मैंने उसे अस्पताल भेजा क्योंकि मैंने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियू टिगो ने अपनी ठोड़ी को बाईं ओर उठाया और सूंघा। ओह हाँ, चूंकि अंकल कॉप और आंटी कॉप पहले से ही यहाँ है, इसलिए मुझे लेई फेंग को रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वह जियाओ लुओ की ओर मुड़ा। बूढ़े भाई, मैंने आपको जो रवियोली खरीदा है वह मेज पर है। इसे तब खाएं जब तक यह गर्म न हो। यदि आपके लिए इसे स्वयं करना सुविधाजनक नहीं है, तो अंकल पुलिस और आंटी पुलिस वाले से आपको खिलाने के लिए कहें। आप जानते हैं, वे सरकारी कर्मचारी हैं। उन्हें इस तरह की चीजें करनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ, इसलिए अलविदा। उसने जानबूझकर शब्दों पर जोर दिया था, चाचा और चाची। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ व्यंग्य कर रहा था। फिर वह पीछे मुड़कर देखे बिना दूर चला गया। वह उदासी के मूड में था। उन्हें बूढ़ा भाई कहा जाने लगा क्योंकि उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे यह उम्र बढ़ने की जल्दी में था, और सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें गलती से 26 वर्षीय व्यक्ति का पिता समझ लिया गया। उसके जीवन में क्या चल रहा था? दोनों पुलिस वालों ने अजीब भाव अपनाया, लेकिन वे सोच रहे थे, ठीक है, आप बूढ़े लग रहे थे, आप हमें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? झांग दाशान को जैसे ही यह खबर मिली, वह वहां से निकल पड़े। उसकी कठोर आवाज उसके प्रवेश द्वार से पहले थी। जियाओ लो, ओल्ड जियाओ। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। जब उसने जियाओ लो को देखा, जो मम्मी की तरह लिपटा हुआ बिस्तर पर था, तो वह जल्दी से भाग गया। क्या आप जियाओ लो हैं? मैं और कौन हो सकता हूँ? जियाओ लो ने गुस्से से जवाब दिया। क्या बकवास है? किस नीम हकीम ने तुम्हें इस तरह लपेट रखा है? आपके मुंह, नाक और आंखों के अलावा आप सभी लिपटे। इस तरह पेशाब कैसे करें और कैसे न करें? झांग दाशान ने अस्पताल के अंदर नीम हकीम शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपना ब्रीफकेस नीचे रख दिया। चुप रहो और मेरे मेडिकल बिलों का भुगतान करो, जियाओ लो ने नकली गुस्से में कहा। क्या जल्दी है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ड्रैगन गैंग ने ऐसा किया? झांग दाशान ने पूछा। जियाओ लो ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वास्तव में उनको मारना चाहता हूँ। झांग दाशान ने अपने दांत किरकिरा कर लिए। बहुत हो गया, बस मेरे लिए लुओ की कार्यशाला का ख्याल रखना, ठीक है? अन्य चीजों के बारे में चिंता मत करो। जियाओ लो ने उसे सलाह दी, यह जानते हुए कि उसका मतलब इसके हर शब्द से था। फिर उन्हें फेंग वुहेन और उनके साथियों की याद दिलाई गई। फेंग वुहेन पर विचार करें और मेरे लिए काम करें। आपको मजदूरी के मामले में उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब मैं आखिरकार ड्रैगन गैंग को नष्ट कर देता हूँ, तो आपको उन्हें कंपनी में वापस भर्ती करना होगा और उन्हें प्रशिक्षित करने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देना होगा। केवल इसी तरह से उन्हें उच्च पद दिए जा सकते हैं, जब लोगों की कार्यशाला अन्य शहरों में विस्तारित होती है। ओल्ड जियाओ, बेहतर होगा कि आप बेहतर होने के बाद इन चीजों को स्वयं सुलझा लें। अब आपकी प्राथमिकता अपनी चोटों का ख्याल रखना होना चाहिए। यह कहते हुए झांग दाशान ने अपना ब्रीफकेस लिया और अपने मेडिकल खर्चों को निपटाने चले गए। मजेदार बात यह है कि जियो लो ने अचानक लियू टिगो के बारे में सोचा, जो उसे अस्पताल ले आया था। अगर वह झांग दाशान को यह बताना चाहता था कि उससे बड़ा और चुटीला चेहरा वाला कोई था, तो उसे बहुत आराम महसूस करना चाहिए। फिर उसका मन कल की कार दुर्घटना की ओर भटक गया। जियाओ लो की आंखों के भीतर एक ठंडी चमक उभर आई। दा युआन मर चुका था और लेंग बाओ, जो दूर हो गया,
अब अपनी मुस्तकिल सूची में अपना रास्ता बना चुका था। एक टिगो, जिसका अर्थ है धातु का बर्तन। अध्याय 186, एक दांत के लिए एक दांत। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। मंद रोशनी वाले कमरे में दा युआन जमीन पर आमने सामने लेट गया। उसका खून से लथपथ चेहरा चादर की तरह सफेद था और वह मर चुका था। हान मियां और हेई लैंग अपने चेहरे पर गंभीर दृष्टि के साथ किनारे पर खड़े थे। वे गुस्से में थे, पीड़ा में गहरे थे। अन्य दो की तुलना में लेंग बाओ अपेक्षाकृत शांत दिखाई दिए। वह इस तथ्य से उबर नहीं पाया था कि दा युआन को जियाओ लो ने मार डाला था। जब उसने जियाओ लो की आंखों को गुस्से में और युद्ध पथ पर याद किया तो एक अंधेरी, अनकही भावना उसे परेशान करने के लिए लौट आई। लोंग संकुई मास्टर की कुर्सी पर बैठा था, अपने दाहिने हाथ से ड्रैगन के सिर के आकार की एक बेंत पकड़े हुए था और अपने बाएं से दो बाउडिंग गेंदों एक के साथ खेल रहा था। सर्दियों में सितारों की तरह चमकती उम्र की आंखों के साथ उन्होंने लेंग बाओ को देखा। उसे उस बच्चे ने मार डाला था। लेंग बाओ नहीं का जवाब देना चाहते थे, लेकिन तथ्य हाँ था। उसने सिर हिलाया। हाँ, क्या बात है? क्या वह बच्चा वास्तव में इतना असाधारण है? लांग संकुई ने अपना बायां हाथ भींच लिया। धातु से बने दो बाउडिंग बॉल तुरंत सिकुड़ गए और विकृत हो गए, जैसे प्लास्टिसिन के दो झुरमुट एक साथ निचोड़े जा रहे हों। लेंग बाओ ने अपना चश्मा समायोजित किया, फिर कहा, हमने उसे एक चक से मारा। यहाँ तक कि वह जिस कार को चला रहे थे वह भी टूट गई, लेकिन वह बच गया। मास्टर लोंग, मुझे संदेह है कि वह मार्शल आर्ट में एक पूर्व मास्टर है जो बिल्कुल कमजोर आंतरिक शक्ति नहीं है। नहीं, यहाँ तक कि अगर उसकी आंतरिक शक्ति मजबूत है तो भी उसे परिस्थिति में कुछ गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए दा युआन के साथ अपनी लड़ाई को तेजी से लपेटने का उद्देश्य आपको आश्चर्यचकित करना था। यदि आप तब हैरान नहीं थे तो उसे मारना एक केकवॉक की तरह होगा। लोंग संकुई ने पलक झपकते ही घटना के दौरान शियाओ लुओ के विचारों को जल्दी से समझ लिया। लेंग बाओ थोड़ा स्तब्ध था। अगर मास्टर लॉन ने जो कहा वह सच था तो क्या उन्होंने जियाओ लो को मारने का एक शानदार मौका नहीं गंवाया? अपनी स्मृति में इस घटना को ध्यान से खोजने के बाद उन्हें वास्तव में इस विचार पर कुछ विश्वास मिला। जब जियाओ लो ने उसका सामना किया तो लड़ने का उसका इरादा तीव्र था, लेकिन वह खून से ढका हुआ था और स्पष्ट रूप से अच्छी शारीरिक स्थिति में नहीं था। वह शायद अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था। इसके बारे में सोचने के बाद उसने तुरंत एक घुटने पर घुटने टेक दिए। मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, मास्टर लॉन्ग। माफ कर दो। हाँ, हमारे 10 महानतम पुरुषों को पकड़ो और हर अस्पताल की खाक छानो। बच्चे को उनमें से एक में अपने घावों की देखभाल करनी चाहिए। यदि आप उसे पाते हैं तो उसे एक बार में 8 टुकड़ों में काट लें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लोंग संकुई ने अपने बेन से जमीन को बलपूर्वक पीटा। यह आपके लिए खुद को छुड़ाने का मौका है। इसे संजो कर रखें। हाँ। लेंग बाओ ने श्रद्धापूर्वक सिर हिलाया, जबकि उसके चश्मे के नीचे छिपी उसकी आंखें एक विषैले वाइपर की ठंडी चमक से निकल रही थी। शियाओ लो को सिर से पैर तक पट्टी बांधी गई थी। अस्पताल में उनका यह चौथा दिन था। उनका यिजिन जिंग निरंतर घूम रहा था और उसके घाव त्वरित दर से ठीक हो रहे थे। मर्केनेरी के राजा का शरीर भी उतना ही शक्तिशाली था। उनके संयुक्त प्रभावों के तहत उनकी चोटों का पूरी तरह से इलाज किया गया था। झांग दशान कार्यालय में नहीं रहे, जैसा कि उन्होंने उन्हें करने का आदेश दिया था। इस दिन वह फिर से जियाओ लो से मिलने आए। जब उसने धक्का देकर दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। उसने कुछ अविश्वसनीय देखा था। जियाओ लो की ओर से तेज आवाजें आईं, जो बीमार बिस्तर पर मम्मी की तरह लिपटे हुए थे। उन आवाजों के साथ साथ सफेद पट्टियां फटने लगी और जियाओ लो एक तितली की तरह अपने कोकून से बाहर आया, जिसने कायापलट पूरा कर लिया था। जब उसने जियाओ लो को बीमार बिस्तर से नीचे कूदते हुए देखा और उसके शरीर पर सभी पट्टियां हंस के पंखों की तरह गिर रही थी, तो झांग दाशान ने अपने नितंबों को जमीन पर गिरा दिया। उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नरक नहीं के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता है।
अगर ऐसा कुछ होना था जो नहीं हो सकता था, तो वह उनमें से दो के साथ इसका वर्णन करेगा। जियाओ लो बिस्तर के बगल में खड़ा था, नग्न। यिजिन जिंग के बपतिस्मे के नीचे उसकी त्वचा का हर इंच एक बच्चे की तरह गोरा और कोमल था। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे। उनकी पंक्तियां अलग थी, बस एक निपुण नक्काशीदार मूर्तिकला की तरह। माँ, क्या तुम अपना लंड मुझ पर नहीं उठा सकते? झांग दशान ने खुद को शांत किया और अपने नितंबों से धूल को थपथपाते हुए खड़ा हो गया। अब वह जियाओ लुओ के आसपास हुई अविश्वसनीय कहानियों से लगभग प्रतिरक्षित था। जियाओ लुओ के सभी घावों को 3 से 4 दिनों के भीतर भरने का उल्लेख नहीं है। यह उनके लिए स्वीकार्य होता, भले ही जियाओ लुओ ने आसमान से एक हवाई जहाज को मार गिराया हो। उनके अच्छे पुराने भाई जियाओ लुओ को कभी भी सामान्य तर्क के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। एक जियाओ लुओ बिना सोचे समझे बीमार बिस्तर से दूर चला गया और जंपसूट पहन लिया। तुम फिर क्यों आए? क्या मैंने आपको ड्रैगन गैंग से निपटने के दौरान कंपनी परिसर में रहने के लिए नहीं कहा था? बिल्ली बूढ़ा जियाओ, मैं अपनी प्रेमिका के प्रति भी इस तरह का नहीं हूँ। मूर्ख कभी नहीं जानते कि वे कब अच्छे हैं, आप जानते हैं, झांग दाशान ने हिकारत से कहा। जियाओ लुओ ने एक एक करके बटन दबाया। उसने उसकी ओर देखा, क्या तुम्हारी कभी कोई प्रेमिका थी? यह सीधे झांग दशान के दर्द पर चुभ गया। उसका चेहरा तुरंत खिल उठा। आप इसे रगड़ना चाहते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ महिलाओं के साथ कार्यालय में रहूंगा, ठीक है? नरक में जाओ। उसने अपने आप को चुप करा लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही रात हुई, नियॉन रोशनी ने जियांगचेंग को एक नींदहीन शहर में बदल दिया। लेंग बाओ बहुत निराश था। पिछले 4 दिनों में उन्होंने जियांगचेंग शहर के हर एक अस्पताल में उन्हें सौंपे गए पुरुषों को तैनात किया था, लेकिन शियाओ लो नाम के किसी भी मरीज को खोजने में विफल रहे थे। किसने उम्मीद की होगी कि जियाओ लो लियू टिगो के नाम से पंजीकृत था? स्वाभाविक रूप से वे जियाओ लो के नाम पर कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते थे। वह कार में बैठा था और चिंतित महसूस कर रहा था, जैसे कि किसी ड्रग फिक्स की जरूरत हो। जब उनके लोग वापस आए तो उन्हें बताया गया कि जियाओ लो किसी भी अस्पताल में नहीं थे जिन्हें उन्होंने उन्हें भेजा था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कार की खिड़की पर मुक्का मारा, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया। उसी समय उसके फोन की घंटी बजी। यह एक अज्ञात नंबर से है। उसने अपना चश्मा ठीक किया, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसने अपना फोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। कौन बोल रहा है? मैं जियाओ लो हूँ। उसके फोन पर एक डरावनी आवाज सुनाई दी। लिंग बाओ तुरंत सीधा बैठ गया। आपको मेरा संपर्क कैसे मिला? यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप मुझे खोजने में व्यस्त हैं। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं कहाँ हूँ? जियाओ लो ने धीरे से कहा। तुम कहाँ हो? ऊपर देखो। लिंग बाओ ने तुरंत अपना सिर उठाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी पुतलियां अंधेरे आसमान में समायोजित हो रही थी और सनरूफ के माध्यम से उसने एक कार को बगल की इमारत से लुढ़कते हुए देखा, जो 10 मंजिला से अधिक ऊंची थी। यह थोड़ी देर के लिए हवा में घूमता हुआ प्रतीत हुआ, फिर गति के साथ गति में तेजी से नीचे गिर गया। लानत है! वह एक ठंडे पसीने में टूट गया, क्षण भर के लिए मौत के चंगुल में जम गया। लिंग बाओ डर से डरा हुआ था, पीला पड़ गया था। उसने तुरंत होश में आ गया और तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब उनका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था, तब भी गिरने वाली कार अकल्पनीय बल के साथ सीधे उनके वाहन की छत पर गिर गई। बूम! इसके बाद एक जोरदार उछाल आया, जिससे उसके चारों ओर जमीन हिल गई और काले रंग की कार एक पल में चली गई। सभी 4 पहिए ढह गए, इसके टायर उड़ गए और हर दिशा में मलबा विस्फोट हुआ, जिससे पास खड़े सभी लोगों में आतंक की लहर फैल गई। अंदर फंसे लेंग बाओ को तुरंत कीमा मांस में डुबो दिया गया। उसका खून कार के दरवाजे के अंतराल के साथ बाहर निकल गया और जमीन पर गिर गया। आसपास के ड्रैगन गैंग के सदस्य अभी-अभी जो कुछ भी देखा था, उससे दंग रह गए। उनकी आंखें भयावह दृश्य पर टिकी हुई थी क्योंकि वे कांप रहे थे।
फिर अपने स्तूप से बाहर आते हुए उन्होंने लांग संकुई को बुलाया और हकलाते हुए बताया, मास्टर लोंग, प्रोटेक्टर लेंग, रक्षक लेंग है, मर चुका है। इमारत के शीर्ष से दृश्य देखते हुए जियाओ लुओ ने अपने हाथों को झाड़ लिया, मुड़ा और चला गया, जैसे कि एक तुच्छ कार्य अभी पूरा हुआ था। एक दांत के लिए एक दांत, खून के लिए खून। फुटनोट: एक बाओ डिंग बॉल्स, उंगलियों, हाथों और अग्रभाग की मांसपेशियों, नसों और एक्यूप्रेशर बिंदुओं को धीरे से उत्तेजित करने के लिए धातु के गोले विकसित हुए। अध्याय 187, वह मेरा भाई है, जियाओ नाई। 5वें दिन रात को जियाओ लुओ को गुआंगमिंग जिले में स्थित रेन विलेज पुलिस स्टेशन से फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें अगले दिन सुबह 8 बजे शाखा स्टेशन पर रिपोर्ट करने के लिए कहा था। उन्हें एक चिकित्सा परीक्षा में भाग लेना था और अन्य भर्ती पुलिस प्रशिक्षुओं के साथ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना था। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आधे महीने तक चलेगा और यह पूरी तरह से सैन्य प्रशिक्षण पर आधारित होगा। सभी गतिविधियों को शाखा स्टेशन के प्रशिक्षण आधार पर किया जाएगा और सभी प्रशिक्षुओं को बाहरी दुनिया के साथ सभी संचार से अलग किया जाएगा। कितना मुश्किल है। जियाओ लुओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि वह चिकित्सा परीक्षा के ठीक बाद भूमिका ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह ओवरथिंकिंग कर रहे थे। लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकी। ड्रैगन गैंग से निपटने का मतलब उनके सभी सदस्यों को मारना नहीं था। अगर वह ऐसा करते हैं तो वह केवल चीनी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य बन जाएंगे। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि उनका लक्ष्य ड्रैगन गैंग के सभी व्यवसाय को खत्म करना था। चुप्पी की एक रात। शियाओ लुओ सुबह 5 बजे उठे, अपने कपड़े पैक किए और गुआंगमिंग जिला शाखा स्टेशन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। सुबह के 7 बज चुके थे जब वह शाखा स्टेशन पर पहुंचे। सड़क किनारे एक स्टॉल पर नाश्ता करने के बाद वह पुलिस स्टेशन में चला गया। पुलिस स्टेशन परिसर में जियाओ लुओ ने कई संभावित सहायक पुलिसकर्मियों को अपने जैसे चिकित्सा परीक्षा और विशेष प्रशिक्षण में भाग लेते देखा। पुरुष और महिलाएं दोनों थे, कुल मिलाकर लगभग 20 लोग थे। आगमन पर उन्होंने अपना नाम सील प्रस्तुत किया और अपने संचार उपकरणों और व्यक्तिगत सामानों में बदल गए। मंच पर वर्दी पहने 2 अधिकारी खड़े थे। उन्होंने समय पर अपनी घड़ियों को देखा और नियमित रूप से आने वाले लोगों की संख्या की जांच की। कितने नहीं आए? 1। यह लगभग 8 है ना? हाँ, जल्द ही। 8 बजे का समय बीत जाने पर उस व्यक्ति को हटा दें। समय की सबसे बुनियादी अवधारणा के बिना लोग सहायक पुलिस बल में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। दोनों एक गंभीर बातचीत कर रहे थे और हर कोई उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। प्रशिक्षुओं ने उस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। वह व्यक्ति इससे पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा होगा और वास्तव में एक सहायक पुलिस अधिकारी बनने से अयोग्य होने जा रहा था क्योंकि वह 1 मिनट के लिए लेट हो गया था। वह निश्चित रूप से इतना पछतावा करेगा कि उसकी आंतें हरी हो जाएंगी। भाई, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा नाम क्या है? हेलो सुंदर महिलाओं, क्या आप दोनों एक साथ आए थे? आपके नाम क्या है? हम इसके बाद सहयोगी बन जाएंगे ताकि आप जान सकें। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग सक्रिय हो गए, सभी को उनके नाम से जानने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे हिम, ठीक है, समय उठना, 2 लाइनों में कतार। और एक बार 8 बजते ही चौकोर जबड़े वाले अधेड़ उम्र के अधिकारी ने अपनी आवाज उठाई और चिल्लाया, लेकिन बत्तख जैसी तेज आवाज ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। रुको, यहाँ एक और है। गोल चेहरा, औसत ऊंचाई, गोलमटोल गाल और विशाल कान वाला एक आदमी बड़े आकार की सफेद शर्ट और बूटकट के साथ जीन्स पहने हुए स्टेशन के प्रवेश द्वार से दौड़ता हुआ आया। वह हवा के लिए हाँफ रहा था और चारों ओर पसीने से तरबतर था। लियू टिगो? शियाओ लुओ चौंक गया। यह वही शख्स था जिसने कुछ दिन पहले उसे अस्पताल भेजा था। लियू टिगो। ऐसा लगता था कि जियांगचेंग शहर दोनों के लिए इतनी जल्दी फिर से मिलने के लिए बहुत छोटा था। उन्होंने शुरू में उसे ठीक से धन्यवाद देने के लिए अपने कनेक्शन के माध्यम से उसकी खोज करने के बारे में सोचा। हालांकि ऐसा लगता था कि यह अब आवश्यक नहीं होगा।
और तुम हो? चौकोर जबड़े वाले अधिकारी ने उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा। लियू टिगो ने उन्हें सलाम किया। सर, मैं लियू टिगो हूँ, एक सहायक रिजर्व पुलिसकर्मी जो चिकित्सा परीक्षा और विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने आया था। क्या वह वास्तव में एक भर्ती है? वर्गाकार जबड़े वाले अधिकारी ने लियू टिगो की ओर इशारा किया और दूसरे अधिकारी की ओर संदिग्ध रूप से देखा। दूसरे अधिकारी ने नाम सूची को देखा, फिर सिर हिलाया। उसका नाम सूची में है। ऐसा कहने के साथ उन्होंने लियू टिगो का रिज्यूमे निकाला और इसे एक चौकोर जबड़े के साथ अधिकारी को पास कर दिया। वर्गाकार जबड़े वाले अधिकारी ने लियू टिगो के रिज्यूमे पर लगी तस्वीर की तुलना सामने खड़े व्यक्ति से की तो उन्होंने तुरंत भौहें सिकोड़ी। आपकी तस्वीर आपसे मिलती जुलती क्यों नहीं है? है ना? ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तस्वीर में मुस्कुरा रहा था। अगर मैं मुस्कुराता हूं तो यह भी ऐसा ही होगा। लियू टिगो तुरंत मुस्कुराया। उनकी आंखें मैत्रेय की प्रतिमा से मिलती जुलती दो पंक्तियों में बंट गई। लेकिन यह भी ठीक नहीं लगता है। फोटो पर दिख रहा आदमी आपकी तरह इतना परिपक्व नहीं दिख रहा है। एक चौकोर जबड़े के साथ अधिकारी आश्वस्त नहीं था। लियू टिगो ने जल्दी से समझाया, मैं वास्तव में बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी बिल्कुल वास्तविक है, खासकर मेरी वह तस्वीर। यह मैं हूँ, 100%। मैंने सिर्फ मीटू पिक एक के साथ खुद को सुशोभित किया, अपनी त्वचा को चिकना किया और अपनी वास्तविक उम्र के साथ अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक मैजेंटा फिल्टर जोड़ा। PFFT। एक लड़की अब अपनी हंसी को रोक नहीं सकी। अंकल, क्या आपको यकीन है कि आप यहाँ एक सहायक पुलिसकर्मी बनने के लिए हैं, कॉमेडियन नहीं? उसके वाक्य ने तुरंत सभी को गुदगुदाया और हंसी की लहरें ला दी। लियू टिगो नाराज था। उसने बार बार एक ही चीज का सामना किया था और यह वास्तव में उसे बहुत परेशान करता था। उसने अपना पहचान पत्र निकाला और भीड़ से गंभीरता से कहा, मैं केवल 22 साल का हूँ। मैं चाचा नहीं हूँ। मैं अभी भी एक युवा लड़का हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भीड़ और भी जोर से हंसने लगी। यहाँ तक कि हमेशा गंभीर चेहरा रखने वाला वर्गाकार जबड़े वाला अधिकारी भी एक पल के लिए हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अपना संयम हासिल कर लिया और चिल्लाया, बहुत हो गया, हंसना बंद करो। भविष्य में आप सभी सहकर्मी बनेंगे। अपने ही सहयोगियों का मजाक उड़ाना कोई नेक काम नहीं है। लियू टिगो को इतना छुआ गया कि वह लगभग आंसू बहा दिया। उसने सोचा, वे निश्चित रूप से हमारे समाज के अच्छे सेवक हैं। वे जानते हैं कि क्या सही है। लियू टिगो, लाइन में खड़े हो जाओ, एक चौकोर जबड़े के साथ अधिकारी उस पर चिल्लाया। हाँ, सर। लियू टिगो पहली कतार के अंत में चले गए। जैसे ही वह स्थिति में आया, वह हक्का बक्का रह गया। फिर उसने जियाओ लो की बाह को अपने सामने खींच लिया। बूढ़े भाई, आप यहाँ क्यों हैं? रुकिए, आपको इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? आपको कुछ दिन पहले तक मम्मी की तरह लपेटा जा रहा था। क्या आप जानते हैं कि मेरे बड़े भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है? जियाओ लो ने पीछे मुड़कर आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए पूछा। आपका बड़ा भाई? लियू टिगो उलझन में था। उसने सोचा, क्या वे एक ही व्यक्ति नहीं है? हाँ, अस्पताल में एक जियाओ नाई मेरे बड़े भाई है। मैं जियाओ लो हूँ। जियाओ लो मुस्कुराया। लियू टिगो ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता। उसने पुलिस को बताया कि वह पिछली बार जियाओ लो था, न कि जियाओ नाई। जियाओ लो ने आह भरी। उसने अपने सिर की ओर इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, कार दुर्घटना ने उसके दिमाग को हिला दिया। वह नहीं जानते कि अब अपने नाम और मेरे नाम में अंतर कैसे किया जाए। आह! लियू टिगो ने स्पष्टीकरण की स्वीकृति में सिर हिलाया। इसलिए वे भाई थे। यह बताएगा कि वे एक दूसरे के समान क्यों दिखते हैं। फिर उसने चिंता से पूछा, क्या आपका भाई ठीक है? हाँ, वह ठीक है। उन्हें दूसरे शहर के दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वह 2 महीने से भी कम समय में ठीक होने में सक्षम होना चाहिए, जियो लो ने कहा। आह, यह बहुत अच्छा है। लियू टिगो ने राहत की सांस ली। जियाओ लो ने अपने हाथ बढ़ाए। हेलो भाई टिगो, मेरा नाम जियो लो है।
इस साल 20 साल के हो रहे हैं। लियू टिगो जियाओ लो के लिए एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे किस कोण से देखता है, इसलिए वह खुद को उसके नाम से नहीं बुला सकता था। इसके अलावा लियू टिगो ने अपनी जान बचाई थी। जियाओ लो के लिए उसे भाई के रूप में संबोधित करना उचित था। हालांकि जियाओ लो ने जोर देकर कहा कि वह लियू टिगो को अपने सामने एक बच्चे की तरह अभिनय करने से रोकने के लिए 20 वर्ष का था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लियू टिगो ने हंसते हुए कहा। अरे हाँ भाई टिगो, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा भाई अस्पताल में है? क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? जियाओ लो ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लियू टिगो उसे सच बताने वाला था, लेकिन फिर उसने नाम छोड़े बिना अच्छे कर्म करो वाक्यांश को याद करते हुए खुद को अचानक रोक लिया। इसलिए उसने एक साधु दृष्टि डाली और कहा, बुद्ध ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, हे। जियाओ लो ने इसे लगभग खो दिया और लगभग टूट गया। वह अपनी हंसी और अपने कंधों को हिलने से रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। फुटनोट: एक मीटुपिक एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर जो आमतौर पर मुख्य भूमि चीन में उपयोग किया जाता है। अध्याय 188 गुकयानझू। चिकित्सा परीक्षा के बाद जियाओ लो और बाकी प्रशिक्षुओं को गुआंगमिंग जिला शाखा स्टेशन के प्रशिक्षण आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया। बेस गुआंगमिंग जिले में पहाड़ की तलहटी में एक दूरस्थ स्थान पर स्थित था। यद्यपि यह सहायक पुलिस प्रशिक्षुओं के लिए उनकी शारीरिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक प्रशिक्षण मैदान था, लेकिन यह एक सैन्य शिविर की तरह दिखता था। वाह, यह कमाल है! देखो, वहाँ एक शूटिंग रेंज है। हाँ, वहाँ भी एक बाधा पाठ्यक्रम है। ओएमजी, यह जगह जल रही है। मुझे लगता है कि इस प्रशिक्षण मैदान को बनाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे इन सहायक पुलिसकर्मी प्रशिक्षुओं ने जब प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश किया तो वे स्वाभाविक रूप से वहां हर चीज के बारे में जिज्ञासु थे। मिट्टी के पूल, रेत के गड्ढे, बहते खेत, वहां सब कुछ उनके दिलों में दौड़ गया। टेलीविजन पर विशेष बलों के प्रशिक्षण के दृश्य उनके दिमाग में दिखाई दिए। रोमांचकारी और स्फूर्तिदायक, सब कुछ उनके लिए इतना रोमांचक था। मुझे लगता है कि हम यहाँ त्वचा की एक परत बहा देंगे। लियू टिगो चुपचाप बड़बड़ाया। वह एकमात्र व्यक्ति था जो शिविर के बारे में बहुत उत्साहित नहीं था। प्रशिक्षण शिविर के छात्रावास में अपनी वर्दी बदलने के बाद वे प्रशिक्षण मैदान में फिर से इकट्ठा हुए। जब वे मैदान पर पहुंचे तो प्रशिक्षण मैदान के अंदर पहले से ही काले सिंगलेट, छलावरण पतलून और काले जूते पहने 2 लोग खड़े थे। दोनों लंबे और शौकीन थे। दोनों 1.8 मीटर से अधिक लंबे, तने हुए थे। उनकी आंखें मशाल की तरह दिखती थी और उनमें से एक ने धूप का चश्मा भी पहना था। वे दिखने में बेहद गंभीर लग रहे थे। धूप का चश्मा पहने व्यक्ति के मुंह में टूथपिक था। वह अपनी पीठ के पीछे अपनी बाहों के साथ सीधे खड़ा था। वह आगे बढ़ा और भीड़ से परिचय कराया। पहले मुझे अपना परिचय देने दो। उपनाम यान, नाम वांग। मैं आज से आपका प्रशिक्षक हूँ। 15 दिनों की अवधि में आपके विशेष प्रशिक्षण का प्रभारी हूँ। यान वांग। नरक का राजा। भीड़ एक दूसरे के बीच गपशप कर रही थी क्योंकि वे अपने प्रशिक्षक के नाम के बारे में उत्सुक थे। चुप रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यान वांग चिल्लाया, कुछ भी कहने से पहले रिपोर्ट चिल्लाओ और आप केवल तभी बोल सकते हैं जब मैं आपको ऐसा करने की अनुमति देता हूँ। क्या आप मुझे सुनते हैं? हमने आपको सुना। भीड़ ने एक स्वर में जवाब दिया। भविष्य में मुझे केवल हाँ या नहीं के साथ जवाब दें। मैं कोई अन्य जवाब नहीं सुनना चाहता। यान वांग की आवाज में ताकत और मर्दानगी की हवा थी। हाँ सर, भीड़ ने संगीत कार्यक्रम में जवाब दिया। अच्छा, मुझे विश्वास है कि हम एक साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। यान वांग ने सभी को अपनी चमकती आंखों से देखा। वह कठोर, निर्दयी और दूर था। दीप्ति? हाँ सर। दूसरा आदमी आगे बढ़ा और अपनी छाती को बाहर और सिर ऊंचा करके चिल्लाया। यान वांग ने कहा, उन्हें अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को स्थानांतरित करने दे। हाँ सर। उप प्रशिक्षक भीड़ की ओर मुड़ा,
हर कोई दाईं ओर मुड़े और दौड़ना शुरू करे। प्रशिक्षण मैदान की परिधि के साथ जाएं। तब तक मत रुको जब तक मैं तुम्हें ऐसा करने का आदेश न दूं। सभी ने उनके आदेशों का पालन किया और जॉगिंग शुरू कर दी। जब वे चले गए, यान वांग ने अपना सिर हिलाया। सहायक पुलिस प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यकताएं वास्तव में इन दिनों कम हो रही है। बस उन्हें देखो, वे घर के बने सूप की तरह अपरिष्कृत हैं। उनमें से किसी की भी सैन्य पृष्ठभूमि नहीं है और उनमें से कोई भी उस लोहे के अनुशासन से प्रशिक्षित नहीं है। वे बस कुछ सामान्य नगरवासी हैं। केवल आधे महीने के जल्दबाजी प्रशिक्षण के साथ सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। अगर यह मजाक नहीं है तो क्या है? उप प्रशिक्षक फेंग जिजियाओ ने अपनी राय दी। अब सभी स्टेशनों में सक्रिय पुलिसकर्मियों की कमी है। इसके अलावा जियांगचेंग के निरंतर विकास और निर्माण के साथ हमारा शहरी क्षेत्र बड़ा हो रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पुलिसकर्मियों की मांग लगातार बढ़ रही है। उच्च अधिकारियों को भी इसके कारण नियमित नागरिकों को भर्ती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भले ही ऐसा हो, यह उम्मीदवारों की भर्ती का उचित तरीका नहीं है। आवश्यकताएं बहुत कम है। यह सहायक पुलिसकर्मियों की समग्र गुणवत्ता को कम कर देगा और उचित कानून प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या उन्होंने पिछले कुछ वर्षों के सबक से सबक नहीं सीखा है? यान वांग उच्च अधिकारियों से बहुत असंतुष्ट थे। फेंग जिजियाओ ने कहा, आप सही हैं। हालांकि उन्होंने अपनी फाइल से एक लड़की की सूचना शीट निकाली और यान वांग को सौंप दी। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन यह लड़की निश्चित रूप से सभी पहलुओं में योग्य है। बुक यानशुए, यान वांग ने रिज्यूमे पर नाम देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग जिजियाओ ने सिर हिलाया और समझाया, वह जियांगचेंग जिले के प्राथमिक टास्क फोर्स के प्रमुख बुक यानलिन की बहन है। अपनी बहन से प्रभावित होकर उसने एक पुलिस अधिकारी बनने की कसम खाई। जो चीज उसे अपनी बहन से अलग बनाती है वह यह है कि वह माउंट तियानशान में लोन ग्रेबियर्ड की शिष्य बन गई जब वह केवल 10 साल की थी और उसने कौशल का एक अच्छा सेट हासिल किया है। पहाड़ छोड़ने के बाद वह अक्सर बड़े प्रशिक्षण मैदानों में गुक यानलिन का पीछा करती थी। उनकी मार्कमैनशिप शीर्ष स्तर की है और राइफलों और बंदूकों के साथ उनकी सटीकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। आपने जो कहा उसे सुनकर मुझे लगता है कि हमारे पास खुद एक खजाना है। वास्तव में गुक यानशुए की उपलब्धियां निश्चित रूप से भविष्य में उसकी बहन की तुलना में अधिक होंगी। यान वांग ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी क्योंकि उसकी आंखें समूह के सामने चल रही अच्छी तरह से अंगीकृत और सुरुचिपूर्ण लड़की पर टिकी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके पास एक सुंदर चेहरा था, हालांकि वह कुछ हद तक अलग लग रहा था। उसके आकर्षक और आत्मविश्वासी व्यवहार के साथ उसके पास गोरी त्वचा थी, उसका शरीर पतला था, उसका चेहरा ठंडा लेकिन नाजुक था और उसकी आंखें गहरी और भव्य थी। यद्यपि वह दूसरों की तरह ही एक छलावरण वर्दी पहने हुए थी, लेकिन उसके आकर्षक स्वभाव ने उसे भीड़ से अलग खड़ा कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक सफेद बत्तखों के झुंड के बीच तैरना शुरू हो गया हो। हम कब रुक सकते हैं? मेरे पैर गिर रहे हैं। मुझे पता है ना? हमने अभी शुरुआत की है और ये प्रशिक्षक पहले से ही इसे इतना कठिन बना रहे हैं। मुझे लगता है कि वे चाहते हैं कि हम मर जाएं। यह सच है, हम टेलीविजन पर जो देखते हैं वह सब नकली है। यहाँ कोई रोमांच या उत्साह नहीं है। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से गिर जाऊंगा। 5 गोद तक दौड़ने के बाद प्रशिक्षु थकान से अपनी तीव्रता और दिमाग की उपस्थिति खोना शुरू कर रहे थे। हर कोई पूरी तरह से थका हुआ था और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन सभी की निगाहें फेंग जिजियाओ पर टिकी थी। इस बिंदु पर वे ईमानदारी से उसके लिए स्टॉप शब्द चिल्लाने के लिए तरस रहे थे। दूसरी ओर जियाओ लुओ को कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन कम स्पष्ट होने के लिए वह लियू टिगो के बगल में दौड़ रहा था। लियू टिगो संघर्ष कर रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे। वह पूरी तरह से थक गया था और एक कुत्ते की तरह हाँफ रहा था, अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था और हवा के लिए बुरी तरह से हाँफ रहा था। भागो, तेज करो, बस अपने आप को देखो, यहाँ तक कि एक लड़की भी आपसे आगे है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती?
तेजी से जाओ और बंद मत करो। जो भी रुकेगा उसे तुरंत अंक वापस मिल जाएंगे। यांग वांग चिल्लाया और दबाया। उसकी बात सुनने के बाद ही भीड़ को एहसास हुआ कि सामने से दौड़ रही शख्स एक लड़की है। कई पुरुष प्रशिक्षु, जिनमें मर्दाना गर्व दांव पर लगा था, अपने दांतों को किरकिरा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जोर से चिल्लाकर खुद को प्रेरित किया कि वे उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन हर बार जब वे उससे आगे निकलने वाले होते थे तो वह हमेशा जल्दी करती थी और लीड रखती थी। कई प्रयासों के बाद हर कोई निराश हो गया और हार मान ली। उसी समय वे सभी आश्चर्यचकित थे, बस यह लड़की कौन है? उसके पास इतनी बड़ी सहनशक्ति क्यों है? शियाओ लुओ भी काफी हैरान थे। उसे ध्यान से देखने के बाद उसने पाया कि उसकी सांस बहुत स्थिर थी। 5 से 6 गोद तक दौड़ने के बाद वह मुश्किल से पसीना बहा रही थी, अन्य प्रशिक्षुओं के विपरीत जिन्होंने पहले से ही अपनी वर्दी को त्वचा से भिगो दिया था। ऐसा लगता है कि उसने पहले इस स्तर पर प्रशिक्षण लिया था और निश्चित रूप से सिर्फ आकस्मिक रूप से नहीं। जियाओ लुओ ने अपने दिल में मूल्यांकन किया। मैं नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लियू टिगो के होंठ कांप रहे थे और पीला पड़ रहे थे क्योंकि वह धीरे धीरे धीमा हो गया और लगभग रुक गया। ये थकावट के संकेत थे। एक शब्द कहे बिना जियाओ लुओ ने अपनी बाहों के साथ उसका समर्थन किया। भाई टिगो, बेहतर है कि आप इतनी देर तक न रहें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जब जियाओ लुओ ने पहली बार लियू टिगो को देखा तो वह पहले से ही बता सकता था कि उसका शरीर कमजोर था और उसकी पुरानी उपस्थिति शायद उसके देर तक जागने के कारण थी। उसकी कमजोरी आमतौर पर दिखाई नहीं देती थी, लेकिन सभी भीषण और गहन गतिविधियों के दौरान उजागर हो जाते थे। यहाँ तक कि अन्य लड़कियां अभी भी पकड़ रही थी, लेकिन दूसरी ओर लियू टिगो अब जारी नहीं रह सकता था। अध्याय 189 मुकाबला। फेंग जिजियाओ ने केवल 20 लैप के बाद सहायक पुलिस प्रशिक्षुओं को बुलाया। वे सभी पूरी तरह से थकावट में थे, जमीन पर फैले हुए थे और हवा के लिए भारी हाँफ रहे थे। जब दौड़ समाप्त हुई तो कई लड़कियां गिर गईं और उन्हें तुरंत डिस्पेंसरी में भेज दिया गया। यह सब कुल मिलाकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक घटनापूर्ण शुरुआत थी, लेकिन ऐसा प्रभाव था जो उसने इरादा किया था। यह हर नई भर्ती में परमेश्वर का भय डालना था। हालांकि उनके और यान वांग दोनों के लिए एक अविश्वसनीय आश्चर्य के रूप में आया था कि गुक यानशुए के अलावा अप्रत्याशित रूप से एक और था और वह अभी वहीं खड़ा था। थकावट का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, वह पूरी तरह से ठीक दिख रहा था। इस फेला की पृष्ठभूमि क्या है? यान वांग ने फेंग जिजियाओ की ओर रुख किया, अपने धूप का चश्मा उतारकर जियाओ लुओ की ओर इशारा किया। फेंग जिजियाओ ने जल्दबाजी में अपने हाथ में मौजूद प्रशिक्षु प्रोफाइल के माध्यम से फ्लिप किया और जल्द ही उसे वह मिल गया जो वह ढूंढ रहा था। उन्होंने इसे यान वांग को सौंप दिया और जवाब दिया, इस व्यक्ति का नाम जियाओ लुओ है। उनकी सूचना शीट उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कुछ नहीं बताती है। वह शी प्रांत से है और कुछ महीने पहले तक हुआहाई ग्रुप कन लिमिटेड के लिए काम करते थे। वह सिर्फ एक सामान्य मजदूरी कमाने वाला व्यक्ति है जिसने दक्षिण की यात्रा की है। यदि हाँ, तो उनकी शारीरिक फिटनेस प्रभावशाली है ना? रोचक। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षुओं का यह समूह इतना बोरिंग नहीं हो सकता है। यान वांग ने जियाओ लुओ की सूचना शीट पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर एक मिलीभगत मुस्कान चमक उठी। उसी समय गुक यानशुए भी जियाओ लुओ को ऊपर कर रहा था। वह उसे अपनी उत्सुक, उज्ज्वल आंखों से देख रही थी, यह जानने के लिए उत्सुक थी कि जियाओ लुओ रन के माध्यम से कैसे आगे बढ़ने में सक्षम था जैसे उसने किया था। उसने सोचा कि क्या वह उस तरह के प्रशिक्षण से गुजर रहा था जो उसने किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बहुत अधिक अटकलें नहीं लगाने का फैसला किया। अभी भी कुछ हद तक चिंतनशील लग रही थी। उसने थोड़ा सा चिल्लाया और अपनी नजर कहीं और स्थानांतरित कर दी। अगले लगातार 3 दिनों के लिए प्रशिक्षुओं को कठोर शारीरिक फिटनेस सत्रों के अधीन किया गया था। जोरदार और शारीरिक परीक्षण अभ्यास ने हर किसी पर अपना असर डाला। प्रत्येक दिन के अंत में उनके हाथ उनके घुटनों पर थे, सांस के लिए हाँफ रहे थे और उनकी जांघें दर्द से सुन्न थी।
उनके पैर इतने दुखरहे थे कि उन्हें छोड़ने के लिए बैठने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता था, जिससे शौचालय की हर यात्रा कठिनाई और दर्द से भरी एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बन जाती थी। उन्होंने अब अपने जुनून और सैन्य प्रशिक्षण के लिए रोमांच खो दिया था, जिसके लिए वे उत्सुक थे। यह अब अपने आप में शुद्धिकरण की तरह महसूस हुआ। अपने दैनिक शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण के अलावा उन्हें नियमों और दिशानिर्देशों का अध्ययन करना और याद रखना था कि पुलिस अधिकारियों को खुद को कैसे व्यवहार करना चाहिए। उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए यान वांग नियमित रूप से उनसे पूछताछ करते थे कि सहायक पुलिस बल के सदस्यों के रूप में उन्हें विभिन्न स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए। जवाब देने में असमर्थ लोगों को तुरंत शारीरिक दंड के अधीन किया जाएगा। पुरुषों के लिए इसका मतलब होगा कि उनके पीछे एक अच्छी तरह से लक्षित किक और महिलाओं के लिए 15 उठक बैठ का एक सेट। आमतौर पर जब प्रशिक्षुओं को उत्तर गलत मिलता था तो यान वांग उन्हें दूसरे उत्तर के लिए फिर से दबाता था, और यदि उन्हें अगला उत्तर भी गलत मिलता था तो उन्हें दोनों के लिए दंडित किया जाएगा। इससे पहले बेचारे लियू टिगो लगातार 10 सवालों के सही जवाब देने में विफल रहे थे और नतीजतन यान वांग के शातिर किक से उनके नितंब लगभग फट गए थे। दर्द असहनीय था और वह अपनी आंखों में आंसू के साथ कई बार बुरी तरह से बाहर निकल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, विशेष प्रशिक्षण की मांग थी। निश्चित रूप से वह मोर्चे पर जल्दी नहीं कर सकता था और यान वांग को एक झटके के साथ उड़ते हुए भेज सकता था, हालांकि वह कभी कभी ऐसा चाहता था। पहले कुछ दिनों के बाद हर किसी को पता चल गया था कि यान वांग कितना क्रूर और उदास हो सकता है। वह वास्तव में नरक से अपने नाम के रूप में निर्दयी था। उनका नाम अब अप्रिय चीजों का पर्याय बन गया था और आमतौर पर शिविर में प्रशिक्षुओं के दैनिक भाषण में शपथ शब्दों के साथ जोड़ा जाता था। एक उदाहरण के रूप में वे कुछ ऐसा कहेंगे, अगर मैंने वास्तव में आपको बुरा कहा तो क्या मैं भविष्य में उस डी कैहेड यान वांग की तरह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ समाप्त हो सकता हूँ। 5 दिनों के बाद हर कोई धीरे धीरे उच्च तीव्रता वाले शारीरिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूलित हो गया था, और इससे पहले कि वे इसे जानते थे उन्हें जिम में रिपोर्ट करना था। जिम में वर्कआउट करने वाले सिंगल्स और शॉर्ट्स में कई नियमित पुलिस अधिकारी थे और वे मजबूत, शौकीन और फिट दिख रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्होंने यान वांग को फेंग जिजियाओ पर चिल्लाते हुए सुना, उठो। फेंग जिजियाओ ने सिर हिलाया और रिंग में कदम रखा। दोनों हाथों से रस्सियों को पकड़कर वह दोनों पैरों से कूद गया और एक तेज निगल की तरह रिंग में उतरा। उसकी हरकतें चुस्त और सुंदर थी। जैसे ही उन्होंने अखाड़े में प्रवेश किया फेंग जिजियाओ ने प्रशिक्षक की वर्दी उतार दी, जिससे नीचे काले सिंगलेट और काले शॉर्ट्स का पता चला। उनकी मांसपेशियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया था और उनके पूरे शरीर में समान रूप से वितरित किया गया था, और उन्होंने निश्चित रूप से एक वीर आकृति काट दी। हालांकि वह 1.8 मीटर लंबा था, वह पतला नहीं लग रहा था। इसके विपरीत वह व्यापक और मजबूत था और एक दुर्जेय आभा दिखाता था। मुकाबला आपके मुख्य सबक में से एक है। जुझारू कौशल सीखना यह सुनिश्चित करता है कि आप सभी अपराधियों को हराने में सक्षम हैं जब आप उनके पास भागते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि अपने दुश्मनों से कैसे लड़ना है। यान वांग की फौलादी आवाज बाहर आई। अपने अंगूठे से उन्होंने अखाड़े पर फेंग जिजियाओ की ओर इशारा किया, उनके चेहरे पर एक चुटीली मुस्कान। उन्होंने कहा, यहाँ जो सोचता है कि वे काफी सक्षम है वह उसके साथ अभ्यास कर सकता है। यदि आप उसके साथ 10 वार का आदान प्रदान कर सकते हैं तो आप एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं और मजे कर सकते हैं। सर, क्या हम मस्ती करने के लिए बाहर जा सकते हैं? यह लियू टिगो था जिसने तेज आवाज में पूछा। बिल्कुल, यान वांग ने हंसते हुए कहा। लियू टिगो की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मैं कोशिश करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। जियाओ लो ने एक हाथ बढ़ाया और उसे अपने कंधे पर रखा, अपने सिर को हिलाया और उसे न जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह फेंग जिजियाओ के लिए पूरी तरह से कोई मुकाबला नहीं था। भाई, मुझे मत रोको। मेरा वीडियो गेम की लत बढ़ रही है। यह बहुत असहज है और मैं पिछले कुछ दिनों से सो नहीं रहा हूँ।
पबजी खेलने के अपने सपने की खातिर मैंने जाकर कोशिश करने का फैसला किया है। 10 बार मुझे इसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए, लियू टिगो ने कहा। जियाओ लो ने उसे आगे रोकने की कोशिश नहीं की। पिछले कुछ दिनों में लियू टिगो के साथ घूमने के बाद उन्हें लियू टिगो की वृद्ध उपस्थिति के पीछे का कारण पता चला था। लियू टिगो को खेल खेलने और धूम्रपान करने के लिए देर तक जागना पसंद था। पिछले कुछ समय से ये उनकी आदतें थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उन पर असर डाला। जैसे ही सभी ने देखा, लियू टिगो रिंग में चले गए। उन्होंने बुद्ध जैसी मुस्कान दी और फेंग जिजियाओ को प्रणाम किया। प्रशिक्षक फेंग, कृपया मुझ पर दयालु रहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग जिजियाओ ने एक मुस्कान लौटाई। जरूर। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, वह आगे बढ़ गए। उनके पैरों के गोले रिंग फ्लोर पर चढ़ गए और हवा के झोंके की तरह तेजी से लियू टिगो की ओर गिर गए। उनका दाहिना पैर कल्पना करने योग्य सबसे मुश्किल कोण से बह गया, जो लियू टिगो के चेहरे पर लक्षित था। बूम! लियू टिगो के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे को धातु के मोटे चाबुक से बुरी तरह मारा गया है। जमीन पर गिरने से पहले वह 2 बार मौके पर घूमा। उसका सिर फर्श पर टिका हुआ था और उसके कान बज रहे थे। वह दिशा की सारी भावना खो चुका था क्योंकि उसका चेहरा तेज दर्द से कांप रहा था। वाह! हर कोई एक गहरी सांस ले रहा था। एक ही किक से किसी को आउट करना अविश्वसनीय था। जियाओ लो चुपचाप खुद से हंसे। उन्होंने उम्मीद की थी कि यह परिणाम होगा। यह मत सोचो कि यह क्रूर है, प्रशिक्षक फेंग ने जानबूझकर उसे आसानी से छोड़ दिया है, लेकिन वास्तविकता में आप जिन निर्दयी अपराधियों से मिलते हैं, वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप काम पर खुद को बलिदान नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक से प्रशिक्षित करें और कौशल को अच्छी तरह से सीखें, यान वांग ने फटकार भरे स्वर में कहा। उनके शब्दों से प्रेरित होकर अधिक आत्मविश्वास वाले प्रशिक्षुओं में से कई ने फेंग जिजियाओ को चुनौती दी, लेकिन उनमें से कोई भी 10 वार तक नहीं टिक सका। जो सबसे लंबे समय तक टिका रहा, उसने केवल 5 वार सहन किए। हर किसी की महत्वाकांक्षा विनम्र होने के बाद फेंग जिजियाओ के बारे में उनकी राय विस्मय और सम्मान में से एक थी और वे सावधान थे। वह इंसान भी कैसे हो सकता है? वह स्पष्ट रूप से लड़ाई के लिए डिजाइन की गई एक मशीन थी। यह बहुत शर्मनाक है। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने एक भी झटका नहीं दिया। लियू टिगो ने उदास होकर कहा, अपने गाल पर अपना हाथ पकड़ा और अभी भी एक तीव्र जलन महसूस कर रहा था। यह शर्मनाक नहीं है। बर्तन के लिए केतली को काला कहने का कोई मतलब नहीं है। आपको इसके कारण शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है। जियाओ लो उसे सांत्वना देने के लिए बोला। लियू टिगो ने सिर हिलाया। कोई और चुनौती देने वाला? यान वांग ने जोर से पूछा क्योंकि उसने एक तीव्र नजर के साथ भीड़ को स्कैन किया था। जिसने भी उसकी नजर पकड़ी उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। अंगूठी में वह प्राणी एक राक्षस था। वहां ऊपर जाने की हिम्मत कौन करेगा? यह अकेले आप सभी को डराने के लिए पर्याप्त है? यदि हाँ, तो जब आप काम शुरू करते हैं और डरावने अपराधियों के पास दौड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब करेंगे। यान वांग की आवाज तेज थी और जिम में उसके के शब्द गूंज रहे थे। जो पुलिसकर्मी मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे और विभिन्न फिटनेस उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, वे स्निकर के अलावा कुछ नहीं कर सके। एक, यान वांग, नरक के 10 राजाओं के प्रमुख नेता, अंडरवर्ल्ड के ओवरसियर और मृतकों के फैसले की अध्यक्षता करना। अध्याय 190, मजबूत क्षमताएं। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। डर के मारे पैंट में पेशाब करते हैं। भले ही उन शब्दों ने झटका दिया, सहायक पुलिस प्रशिक्षुओं में से कोई भी किसी भी खंडन के बारे में नहीं सोच सकता था और उन्होंने बस नीचे देखा। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। लेट मी ट्राई। एक स्थिर और सुखद आवाज बजी। हर कोई उस दिशा की ओर देख रहा था जहां से आवाज आ रही थी। गुक्यांशु के लंबे बाल उसके कंधों पर ढीले पड़ गए। जिम में रोशनी के खिलाफ उसकी त्वचा स्वस्थ रूप से चमक रही थी। आसान कदमों के साथ वह रिंग की ओर चल पड़ी। उसके सुंदर चेहरे ने कोई मेकअप नहीं पहना था, लेकिन उसके गाल चमकदार और लाल थे
और उसने एक जीवंत सुंदरता दिखाई। यह कुछ ऐसा था जो यान वांग को उम्मीद थी, और यह उसके चेहरे पर दिखा। यद्यपि यह केवल एक लड़ाकू प्रशिक्षण सबक था, वह बुरी तरह से गुक्यांशु की वास्तविक क्षमताओं के बारे में पता लगाना चाहता था। गुक्यांशु के अलावा यान वांग विशेष रूप से एक अन्य प्रशिक्षु जियाओ लुओ के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। पिछले दिनों में उसे ध्यान से देखकर उन्होंने नोट किया कि जियाओ लुओ जानबूझकर अपनी क्षमताओं को छिपा रहा था। इसने उसे यह जानने के लिए और भी उत्सुक बना दिया कि जियाओ लुओ किससे बना था। उसने जो देखा था वह वास्तव में सच था। जियाओ लुओ का एकमात्र उद्देश्य एक सहायक पुलिस अधिकारी के रूप में नौकरी प्राप्त करना था और फैसला किया था कि वह खुद पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना उसे प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन करेगा। उन्होंने एक कम महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखी थी और केवल वही किया जो बिल्कुल आवश्यक था। जैसे ही वह रिंग के पास पहुंची, गुक्यांशु ने कदम बढ़ाया और एक ही गति में रस्सियों पर छलांग लगाई, हल्के से रिंग फ्लोर पर पहुंच गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह सिर्फ प्रशिक्षक फेंग को हरा सकती है, उन्होंने कहा। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। यह स्पष्ट है कि जिस तरह से उसने रिंग में छलांग लगाई, उससे वह कोई साधारण प्रतिभा की नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, वह मार्शल आर्ट में कुशल दिखती है, उन कुंफू मास्टर्स की तरह जो उन टेलीविजन नाटकों में हल्के से घूमते हैं। सभी प्रशिक्षुओं ने अपनी आंखें रिंग से चिपकी हुई थी, प्रत्याशा में अपनी सांस रोक रखी थी। उन सभी ने महसूस किया कि गुक्यांशु यहाँ एक आश्चर्य पैदा कर सकता है। ओह, वह वास्तव में सुंदर है। वह और उसकी बड़ी बहन गुक्यानलिन दोनों बहुत सुंदर हैं, आकर्षक भाई बहनों की एक जोड़ी। लियू टिगो ने कहा, उसका दिमाग अनुचित विचारों की ओर घूम रहा है। उसकी बड़ी बहन गुक्यानलिन है? शियाओ लो हैरान रह गया। लियू टिगो ने आंख मारी। हाँ, उसकी बड़ी बहन गुक्यानलिन है, जो पूरे जियांगचेंग की देखरेख करने वाली प्रमुख है। हर कोई इसके बारे में लंबे समय से जानता है। क्या आपको आखिरकार इंटरनेट तक पहुंच मिली? यह जियाओ लो के लिए एक आश्चर्य के रूप में आया और वह वास्तव में नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। जब से वह प्रशिक्षण शिविर में आए हैं, तब से उन्होंने चल रही चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन्हें यह दिलचस्प लगा कि रिंग में वहां खड़ी लड़की गुक्यानलिन की छोटी बहन थी। करीब से निरीक्षण करने पर वह वास्तव में गुक्यानलिन की तरह दिखती थी, लेकिन अपनी बहन की तुलना में गुक्यांशु अधिक निर्दोष लग रहा था, जो उम्मीद कर रहा होगा, यह देखते हुए कि वह केवल जीवन में शुरुआत कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं लगातार गुक्यानलिन में एक या दूसरे तरीके से भागता हूँ। क्या यह मेरा भाग्य हो सकता है? जियाओ लो ने खुद को सोचा और इस्तीफे में अपना सिर हिला दिया। गुक्यानलिन ने जियाओ लो को लगातार निगरानी में रखा था और इससे उसे कभी न खत्म होने वाली घबराहट हुई थी। इससे वह इतना नाराज हो गया कि उसने कुछ समय पहले येलो स्काई कैसीनो में उसे सबक सिखाने के लिए ड्रैगन गैंग का उपयोग करने का फैसला किया। फिलहाल वह शायद स्वास्थ्य लाभ कर रही थी और थोड़ी देर के लिए उसे परेशान नहीं कर रही होगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि उनकी छोटी बहन गुक्यांशु अचानक दिखाई देगी और उनकी तरह एक सहायक पुलिस अधिकारी बन जाएगी। क्या संयोग है! प्रशिक्षुओं की उत्साही भीड़ से उत्साहित गुक्यांशु अपने कंधों की तरह चौड़े आराम से उच्च मुद्रा में खड़ी थी, जो अपने बाएं पैर को आगे की ओर समान रूप से संतुलित कर रही थी। वह साथ साथ चलती रही और चुपचाप फेंग जिजियाओं के साथ दूरी को बंद करते हुए फर्श पर हल्के से चली गई। दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को आकार दे रहे थे, स्ट्राइक करने का सही समय ढूंढ रहे थे। फेंग जिक्सियन ने प्रतिक्रिया आकर्षित करने के लिए अपना वजन आगे रखा और बस उसी पल गुक्यांशु ने उसे 180 डिग्री के पार एक विस्तृत रुख में रखा। एक फ्लैश में उसने अपने दाहिने पैर से अपने कोर से शक्ति को बाहर निकाला और फेंग जिक्सियन के बाएं फ्लैंक की ओर एक क्रूर किक भेजी। फेंग जिशियाओ अनगिनत मुकाबलों से गुजर चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्हें काफी दबाव महसूस हुआ। उन्होंने अपना ध्यान खो दिया था और उनका समय और सपाट पैर पकड़ लिया इसके प्रभाव को कम करने के लिए जल्दी से किक में चले गए।
उसने पूरी ताकत से बचने के लिए अपने घुटने के ठीक नीचे लक्ष्य रखते हुए दोनों हथेलियों से खुद को पार करने के लिए तैनात किया। युद्धबंदी किक हवा के एक तेज झोंके में आई, तेज और शक्तिशाली। फेंग जिक्सियन बहुत धीमा था और किक उसके ऊपर एक भयानक धमाके के साथ फट गई, जिससे वह वापस रस्सियों पर आ गया। उसने प्रशिक्षक फेंग को एक किक से हराया था। उसके साथी प्रशिक्षु हैरान थे, उम्मीद नहीं कर रहे थे कि गु कियानशुए, सौम्य और विनम्र, इस तरह के कौशल और शक्ति के पास होगा। जिम में वर्कआउट करने वाले नियमित अधिकारियों ने रोक दिया कि वे लड़ाई देखने के लिए क्या कर रहे थे। वे काफी आश्चर्यचकित थे और आश्चर्यचकित होने का उल्लेख नहीं किया। यान वांग आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी सुखद आश्चर्य हुआ। उसने अपने होठों पर एक पतली मुस्कान के साथ देखा। वास्तव में दिलचस्प। फेंग जिजियाओ ने अपनी बाहों को चारों ओर घुमाया, किक से सुन्नता से छुटकारा पाने के लिए अपने रक्त प्रवाह को प्रसारित किया। उसने इस लड़की को जरा सा भी हल्के में नहीं लेना सीख लिया था। उन्होंने उसके कदम को स्वीकार किया। आप वास्तव में ओल्ड मैन डुगू के शिष्य हैं। आप सभ्य रूप से कुशल हैं। चलो जारी रखें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग जिशियाओ ने धीमी आक्रामक मुद्रा अपनाई, अपने सामने के पैर से किक मारी, फिर आगे बढ़ते हुए अपने पिछले पैर को राउंडहाउस किक में फेंक दिया। जैसे ही वह पीछे हटी, उसने अचानक अपने पैर को अपनी छाती में खींच लिया और एक सोमरसॉल्ट में एक पूरा घेरा घुमाया और फिर गु कियानशु में नीचे की ओर एक शातिर लात मारी। उसने इस कदम का अनुमान नहीं लगाया था। उसने अपनी दाईं ओर कदम रखा और खुली हथेलियों के साथ जोरदार किक को पार कर लिया। बूम! दो जबरदस्त ताकतें एक दूसरे पर गिर गईं और क्रूर प्रभाव ने दोनों सेनानियों को वापस फेंक दिया। जल्दी से ठीक होने के बाद लड़ाके तुरंत एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़े। दोनों ने बहुत अलग लड़ाई शैलियों को नियोजित किया। गु कियानशु हल्के से आगे बढ़े और अपनी हथेलियों से मारा और फेंग जिक्सियन ने अपनी ताकत तकनीकों पर भरोसा किया, भारी गेंद वाली मुट्ठी के साथ थूकते हुए। जैसे ही हथेलियां मुट्ठियों से मिली, एक तूफान शुरू हो गया, क्योंकि हवा के झोंके हर झटके के साथ घूम रहे थे। वे दोनों अंतरिक्ष शक्ति के स्वामी हैं। शियाओ लुओ थोड़ा आश्चर्यचकित था। अगर उन्होंने यिजिन जिंग को नहीं छुड़ाया होता तो उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि गु कियानशु और फेंग जिजियाओ के बीच लड़ाई में आंतरिक शक्ति का उपयोग शामिल था। यहाँ तक कि एक स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रशिक्षण शिविर में एक प्रशिक्षक आंतरिक शक्ति का स्वामी था। क्या इसका मतलब यह है कि देश में अभी भी अनगिनत विशेषज्ञ स्वामी थे जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी? गु कियानशु के साथी प्रशिक्षु चुप्पी से दंग रह गए। उनके पास पहले से ही एक उपाय था कि फेंग जिजियाओ कितना कुशल था जब उन्होंने पहले उसका सामना किया था। वह एक लड़ाकू मशीन थी जिसका हर एक झटका आसानी से एक आदमी को नीचे ले जा सकता था। लेकिन यहाँ तक कि जब वे देख रहे थे तो एक साथी प्रशिक्षु गु कियानशुए ने सभी को दिखाया था कि वह उसे सबसे अच्छा कर सकती है। यह बस अकल्पनीय था। बूम! 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 मुकाबला जारी रहा, क्योंकि गु कियानशुए और फेंग जिजियाओ ने थोड़े समय में 10 से अधिक वार किए। रिंग से वार की आवाज सुनकर जिम हिल रहा था। अचानक गु कियानशुए ने एक भेदी चीख दी। एक संक्षिप्त क्षण के लिए समय स्थिर खड़ा था। उसके पतले फ्रेम के भीतर से एक उग्र बल उभरता हुआ प्रतीत हुआ और तुरंत लड़ाई फिर से शुरू हुई। घातक लातों के साथ उसकी खुली हथेली के हमले हाथ और पैरों के भंवर की तरह दिखाई दिए। वे फेंग जिजियाओ में लगातार आए और वह अभिभूत हो गया और पीछे धकेल दिया गया। फेंग जिजियाओ ने अपने फ्रेम के सामने मंडलियों के एक जटिल पैटर्न में अपनी विशाल बाहों को घुमाया, जिससे तीखे हमले को प्रभावी ढंग से रोका जा सका, लेकिन एक हमला उनके बचाव में हो गया। उसके सीने में चोट लगी थी। बूम! ऐसा लगा जैसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी हो और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर फेंक दिया गया हो। बल इतना बड़ा था कि वह फर्श से उड़ गया होता अगर रस्सियों ने उसे गिरने से नहीं रोका होता। लेकिन गु कियानशुए यहीं नहीं रुके। एक ही तेज गति में उसने आगे की ओर कदम बढ़ाया और फेंग जिजियाओ के बाएं मंदिर पर सीधे निशाना साधते हुए एक किक को अंजाम दिया। यह तेज, मजबूत और अद्वितीय बल था। जब फेंग जिजियाओ ने खुद को इकट्ठा किया
तो उन्होंने महसूस किया कि गु कियानशुए का दाहिना पैर उनके सिर के बाईं ओर कम हो गया था, 10 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं। घातक लात ने हवा के एक तेज झोंके को उसके चेहरे में उड़ा दिया। वह तब भी खड़ा रहा जब उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह मेरे लिए एक जीत के रूप में गिना जाना है? गु कियानशुए ने प्यार से पूछा। उसके गाल शर्मा रहे थे और वह एक बार फिर सुंदर और निर्दोष लग रही थी। फेंग जिजियाओ ने चेहरा खो दिया था। उन्होंने युद्ध में अपने कौशल के बारे में जानने के बावजूद गु कियानशुए की क्षमता को कम करके आंका था। उसने सोचा था कि जैसा कि वह अभी भी एक लड़की थी, कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे हरा सके, भले ही वह कितनी भी कुशल हो। लेकिन अंत में वह गलत साबित हुआ और उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी। प्रशिक्षुओं के अलावा जिम में ट्रेनिंग कर रहे नियमित अधिकारियों ने भी मुकाबला देखा। शर्म सहन करने के लिए काफी बोझ था, क्योंकि फेंग जिजियाओ ने उस गौरव को बचाने की कोशिश की जो उसने छोड़ा था। ताली, ताली, ताली। यान वांग ने ताली बजाई और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने गु कियानशु से कहा, बुरा नहीं, आप वास्तव में जीत गए हैं। आप बाकी दिन आराम कर सकते हैं। गु कियानशु मुस्कुराया, फेंग जिजियाओ के सिर से अपने पतले, लंबे पैर को पीछे हटा दिया और लापरवाही से रिंग से नीचे कूद गया। फिर उसने एक शब्द कहे बिना अपनी चीजें इकट्ठा की और कुछ आराम करने के लिए चली गई।